हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो सर, हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोगों के सामने है एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसके अंदर एक ही टॉपिक आता है, बट आईसीआई का माना जाने वाला वन ऑफ द फेवरेट। बिल्कुल बहुत ज्यादा फेवरेट क्यों है सर? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे को एक ऑडिट का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला है जिसकी रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसके ऊपर इतने सिनेरियोज हुए हैं जिसके अंदर इतने केसेस आप पढ़ सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जिसके बारे में आपको एक्चुअली में नजर आएगा कि ये वाली चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑडिटर के लिए। तो ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए इसको एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ चैप्टर बनाने का रीजन ही यही था कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस नजर आए इन टर्म्स ऑफ कि चैप्टर भी है अलग से, ये किसी स्टैंडर्ड के साथ मिक्स भी नहीं है, और अपने आप में एक ओवरऑल एक स्टैंडर्ड का रोल प्ले करता है जिसका है हमारा एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या सर क्लियर है? बिल्कुल। तो सर इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या ये मुश्किल है? नहीं। बट क्या इसके अंदर का जो एसेंस है, वो छोटी छोटी असेंशियल पॉइंट्स क्या हमें पता होने चाहिए? बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता, सर खुदा ना खास्ता, अगर कल ऑडिट के बाद कोई भी रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म पे या लीगल प्लेटफॉर्म पे आपको कभी जरूरत पड़ी, तो आपको बचाने के लिए जो आपके पास सबसे बड़ा हथियार होगा वो होगा आपका ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन। कहीं ना कहीं आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो कहानी छुपी होती है पूरी ऑडिट की, जिससे पता चलता है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे तरीके से निभाई, और क्या आपने वो सब किया, वो सब बताया, वो सब सुना, वो सब लिखा जो ऑडिट के दौरान हुआ और आपको लिखना चाहिए था। तो सर इसी वजह से इस चैप्टर के अंदर आपको ये भी मिलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या आना चाहिए, ये भी मिलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं आना चाहिए, सो दैट आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक वन ऑफ द क्वालिटी डॉक्यूमेंट हो जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में कल अपने लिए क्या कर पाओ, एक सेवियर, एक गार्ड की तरह यूज कर पाओ। क्या मेरी बात क्लियर है सर? यस। तो सर इसकी रेलेवेंस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से ये चैप्टर आईसीआई का फेवरेट और इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाता है, क्योंकि इसके बारे में आईसीआई जानना चाहती ही है 4 से 6 नंबर में आपसे कि क्या तुम्हें तुम्हारे लिए पता चला, क्या कि तुम्हारा सेफ गार्ड क्या है सबसे बड़ा तुम्हारे पूरे ऑडिट के दौरान। तो आपको पता चलेगा यस हमें पता है, हमने 230 का स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। चलो शुरू करते हैं जल्दी से, खत्म करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है सर। किस किस बारे में बात करेंगे? देखो, बात करने के लिए उसने सिंपल बोला क्या कि अगर देखा जाए तो हम क्या बात करने वाले सर, डॉक्यूमेंटेशन कहां से कराऊं। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं तुम्हें यहां से बताऊं तो सिंपल बता देता हूं। क्या सर? सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या होती है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर जी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बात तो क्लियर है सर। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कि जो ऑडिटर, क्योंकि क्या बना रहा हूं मैं, अपने लिए डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूं। बिल्कुल बना रहा हूं। और इसमें मैं क्या करता हूं, सारे के सारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ हिस्टोरिकल है कि प्रोस्पेक्टिव वाला नहीं लिखता। बिल्कुल लिखता हूं। अगर आपको उसकी नौबत आई, अगर आपको रिव्यू करना पड़ा, अगर आपको मॉडरेट इंश्योरेंस देनी पड़ी जो हमने पढ़ा था, याद है? बिल्कुल। तो रिव्यू के दौरान रिव्यू वाली चीजें लिखूंगा, मॉडरेट इंश्योरेंस के लिए मैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखूंगा। मैं सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करता हूं, जो भी मैं करता हूं सब डॉक्यूमेंट करता हूं। क्या क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में बहुत वो सिंपल सी बात करता है क्या, अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। क्या था? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जब बात करेंगे, आपको एविडेंस की जगह सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का एक कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा? रिकॉर्ड। क्योंकि ऑडिट के अंदर एक चीज को बहुत रेलेवेंस दिया हुआ है कि वो अपने आप में क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट होनी चाहिए और क्वालिटी वाइज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो कोई रिकॉर्ड हो, मतलब जो भी काम करे उसके अंदर इनफ सफिशिएंट होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्या मेरी बात याद है? तो सर हम जहां एस ए ई लिखते हैं, यहाँ पे एस ए ई नहीं आता, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एस ए आर आ जाता है, तो सार आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, एविडेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि एविडेंस इसी रिकॉर्ड का क्या बनता है? हिस्सा बनता है। अरे वाह! ऑडिटेड क्या एविडेंस क्या बनता है? एविडेंट इसी रिकॉर्ड के अंदर लिखे जाने वाला एक पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? जो भी हम एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, क्या मेरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो सर समझ जाओ क्या कि सार क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी रिकॉर्ड के अंदर ही क्या आ जाता है, उसका एविडेंस आ जाता है। तो अगर मैं इसको सही तरीके से तुमको पढ़ाना चाहूं तो पहले पढ़ो क्या सर, पहले पढ़ो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन। और इसका इसके बहुत अच्छा सा रेलेवेंस है। अगर तुमने ये याद कर ली ना, तो तुम एक क्वेश्चन के 3 पॉइंट और याद कर लोगे। सर कौन से वाले? बाद में बताऊंगा सर, क्योंकि बाद में नहीं बताऊंगा तो अभी बता दूंगा, तुम देख के चले गए फिर। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रोके नहीं रखना चाहता, तुम और मैं बातें करेंगे थोड़ी देर और। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लेन कर दो। क्या उन्हें वर्किंग पेपर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। क्या उन्हें वर्क पेपर्स बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, दो चीजें सीख ली। वर्किंग पेपर क्वेश्चन में बोले, वर्क पेपर्स बोले, हमें समझ आ रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है सर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है? जो भी हम क्या करते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड, तो बेसिकली कहानी कहां से शुरू होती है? सारी की सारी सर रिकॉर्ड से होती है। हम रिकॉर्ड करते हैं क्या? जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म किया उसको रिकॉर्ड करेंगे कहां? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे उसको कहां पे लेके जाएंगे?
रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड कौन सा होगा, जो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा, और लास्ट में जो भी आपने कंक्लूजन्स रीच करता है ऑडिटर, वो सारे के सारे भी कहां पे क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, किसके अंदर सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या हो गया, रिकॉर्ड करना जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, जो भी ऑडिट एविडेंस आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो आपने ऑब्टेन करे, बहुत बढ़िया, लिख के आओगे, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या है सर, जो भी कंक्लूजन्स क्या होते हैं ऑडिटर रीच करता है, उन सारों को क्या करता है ऑडिट को, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जब उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 3 पॉइंट, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन और कंक्लूजन्स रीच्ड। क्या क्लियर है? क्लियर है सर। तो सर जैसे ही हमें ये क्लियर हो जाता है, हमारे सामने हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अरे जब बता ही दिया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव कुछ और करने को बोलेगा क्या? नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है सर, सिंपल है, यहां से मेरे साथ साथ, सर मेरे साथ साथ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। सर कहीं ना कहीं मेरा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कर लूंगा, यस सर। उसके अंदर क्या आएगा सर, बेसिस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो बेसिकली सिंपल सी कहानी क्या कहता है कि आपने क्या करना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। आपके ऑब्जेक्टिव में है कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रखने, किस चीज के, जो भी आपका बेसिस है ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट का बेसिस आप समझ सकते हैं, उसके अंदर आपने जो कंक्लूजन लिया, कंक्लूजन के लिए मतलब जो आपने ओपिनियन ड्रॉ करा, ओपिनियन के लिए आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए होंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए फैप लगाया होगा, फैप के लिए रैप लगाया होगा। तो कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहा है कि जैसे तुमने जब तक पूरी रिपोर्ट बनाई है ना, उसके पीछे तुमने जो जो किया, वो सारा बेसिस जो तुमने लिया। और बेसिस के लिए मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊं जो पूरे चैप्टर में तंग करेगा, यहीं से शुरू हो जाता है, प्रोफेशनल जजमेंट। तुम बेसिस किस बेसिस पे लेते हो, प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे। तो कहना क्या चाहता है, सिंपल, कि सर जो भी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे तुम लोगों ने क्या लिया होगा, तुम लोगों ने प्रोफेशनल जजमेंट लगाई होगी, तो उसके बारे में एक रैप लगाया होगा, प्लान करते हुए, प्रोसीजर बनाते हुए, एक चेकलिस्ट बनाई होगी। ये सब तुम कब किसके बेसिस पे करते हो, प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे। तो सर कहानी सिंपल सी है, बेस्ड ऑन माई प्रोफेशनल जजमेंट वट एवर आई हैव डिसाइडेड, कि मुझे ये लगता है सही है या ये लगता है गलत है, ये मेरा ऑडिट एविडेंस बनेगा, ये नहीं बनेगा, वो सारी की सारी कहानी, मेरी बात समझो, वो सारी की सारी कहानी में क्या करता हूं सर, उसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड बना के रखता हूं। क्या रखता हूं? यस सर। तो सिंपल सी बात है, यही तो मेरा क्या होगा सर, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत बढ़िया। तो चलो सिंपल सी बात करते हैं, क्या सर, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रखना, किसका, जो भी बेसिस मैंने लिया अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बनाने का। एंड साथ में क्या, प्लस ऑडिट के साथ भी पीएनपी लगता है। सर अब तक तो आपने बताया था प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपी लगता है, वो भी सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम लोगों को याद है? याद है। इसमें भी लगता तो पीपी है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा चेंज आता है। क्या इसमें कहता है कि जो भी तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या किया, प्लान किया, प्लान एंड परफॉर्म किया। तो मतलब इसमें क्या कर देता है वो, कि जो भी तुमने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान किया या परफॉर्म किया, जो किसके बेसिस पे किया होगा, विद एसएस इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्लस कहीं ना कहीं तुमने लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ में। तो मतलब सिंपल सी बात है, मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी तूने रिपोर्ट बनाने के लिए, पहली बात तो जो भी तेरा सब कुछ रिपोर्ट के अंदर जो तूने बेसिस है उसको रिकॉर्ड करके रख अपने पास में, प्लस जो भी तू ऑडिट प्रोसीजर्स है, जो भी तेरा ऑडिट प्रोसीजर्स है, उसको तू क्या कर सकता है कि तेरा जो ऑडिट है, सॉरी ऑडिट प्रोसीजर बोल रहा हूं, जो तेरा ऑडिट है वो क्या हुआ, प्लान्ड हुआ, परफॉर्म्ड हुआ इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हुआ हो, ये भी तो क्या करेगा, रिकॉर्ड। मतलब कहीं ना कहीं सोचो, कोर्ट ऑफ लॉ में कल मैं जाऊंगा तो मेरे को ये बोलना भी तो पड़ेगा ना कि जो भी मैंने किया वैसा किया जैसे मुझे मेरे स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जैसा लॉज का स्टैंडर्ड बोलता है, जो लॉ में लिखा हुआ है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलता है, मैंने सब कुछ वैसा किया। मतलब मैंने अपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया होगा, मैंने कोई भी लीगल ब्रीच नहीं किया होगा, कोई भी रेगुलेटर, कोई भी कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को क्या नहीं करा होगा, तोड़ा नहीं होगा। तो वही मेरी चीज क्या है कि मैंने जो अपना काम किया, मैंने अपने सही तरीके से किया। क्या ये चीज चाहिए होगी कल कोर्ट ऑफ लॉ में? बिल्कुल चाहिए होगी। तो क्या मेरी बात लोगों को क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है? यस और नो? यस और नो? चलो करें आगे। चलो जी, बीच में हल्का सा ग्लिच था आई गेस, सॉरी फॉर दैट। तो सर ऑब्जेक्टिव क्लियर है? सर इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? अगले किसी क्वेश्चन में काम आएगी। सर अब क्वेश्चन आता है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव के साथ में ना नेचर पूछी है कि नेचर क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन की। अरे सही बताऊं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर तुमने पूरी नेचर की बात कर ली, बट पॉइंट ये तुम्हें लिखना अलग से पड़ेगा। जब लिखना अलग से पड़ेगा तो अलग क्वेश्चन हो गया, अलग क्वेश्चन हो गया, तो हल्का सा क्या कर दिया, तीखापन डाल दिया, थोड़ा सा बस ऐसे करके थोड़ा सा क्या कर दिया, उसे और तीखा बना दिया। कुछ टाइम होती है ना, कभी कभी डिशेस के नाम अलग अलग होते हैं लेकिन चीजें एक ही होती है, बस वही वाली कहानी है। डिश के नाम अलग अलग है, उधर बोला क्या ऑब्जेक्टिव, इधर बोला क्या नेचर। तो नेचर ऑफ ऑडिट में सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड क्या कह रहा है, एविडेंस की ऑडिट प्लान हुआ हो और परफॉर्म हुआ हो विद एसेस एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्या इसमें कोई भी वर्ड डिफरेंट है? नहीं सर। तो डिफरेंट कहां है? पहले नंबर पे। तो पहला नंबर, सेकंड पॉइंट तो क्लियर है कि उसके अंदर एविडेंस होना चाहिए कि जो तुमने ऑडिट परफॉर्म किया वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखते हुए किया, कर लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस से बोल रहा है कि इसमें भी आपको एविडेंस चाहिए किसका, कि ऑडिटर ने जो बेसिस लिया कंक्लूजन के लिए। अरे उधर बेसिस इसके लिए ले रहे थे ऑडिट रिपोर्ट के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के लिए क्या चाहिए थे, कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए क्या चाहिए थे आपको, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। क्या हमने वो बात वहां भी करी थी? बस वहां पे बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिख दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऑब्जेक्टिव बड़े का मतलब है
टॉप, बिल्कुल जहां तक उसकी रेंज हो वहां तक ले जाओ, तो ऑडिट रिपोर्ट इज द मैक्सिमम रेंज। उससे पहले क्या है नेचर, नेचर के अंदर क्या बोल दिया उसने कि सर जो भी एविडेंस चाहिए किसका बेसिस का, ऑडिट रिपोर्ट का नहीं, किसका कंक्लूजन का, मैंने मार्क भी करा है यहाँ पे बेसिस किसके लिए बोल रहा है वो रिपोर्ट के लिए, यहाँ पे किसके लिए बोल रहा है वो कंक्लूजन के लिए। तो जो भी कंक्लूजन के लिए आपने बेसिस लिया अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, कि सर जो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने अचीव करा है, जो मैंने कंक्लूड करा है उसका जो बेसिस होता है वो भी आपको क्या करना पड़ता है, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की नेचर बनती है, वही आप क्या करते हो रिकॉर्ड करते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। क्या ये कुछ नया था? नहीं सर। तो सिंपल सी बात है सर, ऊपर किसकी बात करेगी बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ किसकी बात करेगा बेसिस ऑफ कंक्लूजंस अबाउट कि तुमने अचीव कर लिया अपने जो ऑब्जेक्टिव तुम्हें अचीव करने थे, और सेकंडली वही एसए प्लस लीगल रिक्वायरमेंट्स प्लस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। क्या मेरी बात डन? डन सर। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्या सर, इसके बाद तुम्हें पढ़ना चाहिए ये सर क्या, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड क्या क्या होता है। अभी तुमने क्या सीखा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन सीख ली, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या सीखा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और नेचर। क्या तीन बातें क्लियर है? क्लियर है। अब एक बहुत अच्छी सी चीज है जो तुम्हें सीखनी चाहिए, बहुत प्यारी सी चीज है। क्या सर, क्या क्या आता है एडी में, क्या क्या आता है एडी में? मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। सर क्या क्या आता है एडी में आप ही बता दो। बड़ी बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, मेरे को एक बात बताओ तुम, तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है? मतलब सर सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने ऑडिट प्लान किया होगा 300 के अंदर, बिल्कुल किया होगा सर। एसए 300 की बात करो मेरे साथ जरा, क्या हम एसए 300 में ऑडिट प्लान करते हैं तो प्लान के दौरान में हम एक प्रोसीजर लिखते होंगे कि हम ऑडिट कैसे करने वाले हैं, बिल्कुल। जो मैं वो प्रोसीजर लिखता हूँ क्या वो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएगा? आएगा सर, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, जैसे ही मैं प्रोसीजर बना के देता हूँ तो मुझे पता है कि कितने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देना है, बिल्कुल सर पता है। सीनियर मैनेजमेंट को पता होगा अपना काम, बट क्या मुझे आर्टिकल्स के लिए काम अलग से बनाना पड़ेगा, जहां एक्सपर्ट चाहिए उसका एक अलग से बनाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए मुझे क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, एक चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बनाऊंगा ना कि ये वाले काम ये करेंगे, ये वाले काम ये करेंगे, ये सारा काम कर लेना, टिक मार देना। तुमने बिग फोर से अगर ऑडिट देखोगे वहाँ बहुत अच्छी चेकलिस्ट, बहुत प्यारी चेकलिस्ट होती है या नहीं होती? होती है सर। तो मैंने पहले क्या करा, एक ऑडिट प्रोसीजर बनाया, हम कैसे ऑडिट करने वाले हैं, उसके अंदर चेकलिस्ट बना दी, क्या क्या उसके अंदर देखने वाले हैं। अब उसके अंदर अगर मैं चेकलिस्ट के अंदर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम देना पड़ेगा। तो मैंने उसके अंदर बोला कि भाई कहीं कहीं जगहों पे क्या लगेगा, एनालिसिस लगेगा। एनालिसिस किस किस बात में लगता है, मान लो मैंने कहा कि भाई इस वाले एरिया को ना तुमने कैसे चेक करना है, तुमने प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन उठानी है, प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल उठाना और इस साल की उठाना, कंपेयर करके देखना कि तुम्हें कितना एक परसेंटेज के अंदर चेंज लग रहा है। अगर वो मॉडरेट परसेंटेज होगी तो बहुत बढ़िया, अगर कोई बहुत बड़ा जंप होगा ना तो उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्या मैं एनालिसिस करता हूँ? बिल्कुल। जो एनालिसिस करूंगा क्या मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा सर। जैसे ही मैं एनालिसिस करने से आगे बढ़ा फिर क्या आएगा, मैं कहूंगा एनालिसिस करते हुए और कुछ भी करते हुए किसी को क्या आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। एक हर हर कोई बंदा जाके टीसीडब्ल्यूजी से इश्यूज नहीं पूछेगा। आप सोचो इतनी बड़ी कंपनी, आप एक एक इशू के लिए थोड़ी जाओगे पूछने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बारी के लिए नोट्स कर लेना, सारे के सारे इश्यूज का एक नोट बना लो। वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्या रख लेंगे, कॉल रख लेंगे, जिसके अंदर हम क्या कर लिया करेंगे, डिस्कस कर लिया करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है सर इशू बना लेंगे, उसे क्या बोलते हैं, इशू मेमोरेंडा। तो आप एक इशू मेमोरेंडा करते रहो अपने पास लिख के, जिसमें सारे के सारे इश्यूज क्या करते हो आप नोट करते हो। नोट कर लिए। अब वो इश्यूज के छोटे ही होंगे या बड़े भी हो सकते हैं? सर बड़े भी हो सकते हैं। सर बड़े का मतलब क्या है? सर बड़े का मतलब है सिग्निफिकेंट वाले भी हो सकते हैं। क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए हमने कोई स्टैंडर्ड पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। 260 के अंदर बात करते हैं नहीं करते? बिल्कुल। अब जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आएंगे, क्या उनकी डिस्कशन या कम्युनिकेशन की जाती है? सर स्टैंडर्ड का नाम ही है कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। तो इसका मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डेंस में जो भी आप बातचीत वगैरह करोगे वो बातचीत भी क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, मेरी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और लास्ट में क्या आ जाए सर, उसमें आगे कि उसके बाद में क्या लेना पड़ेगा, और एक बार याद रखना तुम लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जहां जहां पे भी मोर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस बनाने का मौका मिले बना लेना। मतलब लेटर ऑफ कंफर्मेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो भी बोल सकते हो, आपने बोलना चाहो वो भी लेके रखना, वो भी ले लेना। वो किसका हिस्सा बनेगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का बनेगी। और एक पॉइंट और लिखा है जो इस पूरी आपको इस वाली कहानी में तो नहीं मिलेगा, जो ये पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है, लेकिन हल्का सा अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, कि और क्या बोलता है कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए कॉपी में एंटिटी के रिकॉर्ड जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं मैंने यहीं पे ऐड कर दिया कि कोई भी एनी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में अगर मैनेजमेंट ने एंटर करा है, मतलब कोई मर्जर, कोई एक्विजिशन, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर आपने अपने ऊपर ली है, तो वो भी किसका हिस्सा बनेगी, मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगी। क्या ये प्रोसेस इतना मुश्किल था कि इसे याद करना पड़ेगा? समझदारी, समझदार को इशारा काफी। सर ये याद करना है या समझना है? समझना है। बहुत ही बढ़िया सर। मेरे साथ साथ एक बार और सर, जैसे ही इस आएगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा, मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखूंगा साइड में, ये तो मेरी चलती रहती है, इसको तो मैं पहले से बना लेता हूँ। जो भी मैं करने लगता हूँ पहले क्या बनाऊंगा सर, पहले बनाऊंगा प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाने के बाद में उसके अंदर क्रिएट करूंगा चेकलिस्ट। जैसी चेकलिस्ट क्रिएट होगी उसके अंदर सबसे पहले आएंगे कि क्या क्या एनालिसिस करना है। एनालिसिस जैसे आ जाता है उसके अंदर आएंगी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स के लिए मैं करूंगा नोट्स करूंगा सारे इश्यूज को। इश्यूज को क्या बोला जाता है, इशू मेमोरेंडा। इशू मेमोरेंडा के अंदर छोटी नहीं होंगी, बड़ी भी होंगी। बड़े होंगे मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स के जो भी निकल के आएंगे, क्या वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। क्या उसको कम्युनिकेट करना, कॉरेस्पॉन्डेंस करना? बिल्कुल, ये को यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग
ईमेल लिखा है कि नहीं लिखा? यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग इज इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग द सिग्निफिकेंट मैटर। तो जो भी मैं ईमेल वगैरह के थ्रू उन्हें बताता हूँ कि ये सिग्निफिकेंट मैटर्स निकल के आए हैं, या यहाँ यहाँ एरिया के अंदर मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई लग रहा है, वो सारी बातें कहाँ जाएंगी मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद क्या आ गया कि अगर मेरे को कहीं भी लगता है कि ये मेरे को पूरी तरीके से 100% श्योरिटी नहीं दे रहा, मैं क्या ले लेता हूँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, या फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेता हूँ, और लास्ट में कोई भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा तो वो भी मेरा किसका हिस्सा बनेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सर? बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो जी सर, ये हो गया याद। अब आपने ये तो बता दिया क्या क्या आता है, ये भी बता दो क्या क्या नहीं आता। बात तो बिल्कुल सही है, दोनों चीजें साथ में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सर? तो सर क्या क्या आता है तो पढ़ लिया, क्या क्या नहीं आता। देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही क्वालिटी वाइज सुपर्ब होनी चाहिए। अगर सुपर्ब होने का मतलब है उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो उसकी रेलेवेंस को कम कर दें या उसकी क्वालिटी के ऊपर क्या कर दे, खराब कर दे। तो और उसके अंदर कुछ छोड़ना भी नहीं होता। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपकी अपनी होती है, तो ये नहीं होता कि अगर आपको लगता है कोई मैटर आना चाहिए तो आप उसे डालो ही मत। ये सोचिए कि यार उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप डालना चाहो आप डाल सकते हो, लेकिन ऐसी कुछ चीजें जो बिल्कुल ही नहीं डालनी चाहिए, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उतने ज्यादा लेवल की इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है यार रख लेता हूँ, चलो ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन में क्या रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। इट्स योर डॉक्यूमेंटेशन, आप रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। लेकिन क्या नहीं रखता बिल्कुल भी, सबसे पहले कोई भी इनकम्प्लीट नोट्स, अगर इनकम्प्लीट नोट्स मत रखना अपने ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन में। उसकी वजह से हाफ इन्फॉर्मेशन कभी कभी क्या कर देती है, सारी इन्फॉर्मेशन का क्या कर देती है, को खराब कर देते हैं। तो मतलब आधी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन रखे कंप्लीट रखे, क्लोजर के साथ रखें। फिर उसके बाद डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पेज उसके बाद दो पेजों बाद वही सिमिलर पेज दोबारा आ जाए, सिग्निफिकेंट मैटर्स आए फिर उसके बाद दोबारा से सिग्निफिकेंट मैटर्स आ गए, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी अवॉइड करें पहले, दूसरे नंबर इनकम्प्लीटनेस अवॉइड करें। फिर अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को देखा और उसके अंदर कोई गलती थी, मेनली कौन सी गलती होती है, टाइपो एरर्स होते हैं। तो टाइपो एरर्स की भी हमने बोला मैनेजमेंट ये ना गलती होगी, टाइपो एरर है यहाँ पे, मैंने बोला कोई बात नहीं, हम ठीक करा के दे देते हैं। उन्होंने ठीक करा के जब आपको नया दे दिया तो क्या पुराने वाले को रखने का कोई रेलेवेंस है? नहीं है। तो मतलब प्रीवियस कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट करेक्टेड फॉर द टाइपो एरर और अदर कोई भी एरर्स की वजह से अगर आपके पास करेक्टेड डॉक्यूमेंट आ जाता है तो करेक्टेड डॉक्यूमेंट को ही अपनी ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन में लगाएं, टाइपो वाले को मत लगाएं। उसकी वजह से दो डॉक्यूमेंट सिमिलर दिखेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि क्यों आ सकती है? ये रिकॉर्ड आपको 7 साल रखना होता है। याद है हमने पढ़ा था 220 के अंदर, यहाँ भी पढ़ेंगे 7 ईयर्स तक आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पेपर रखने होता है। अब छठे साल में जाके अगर आपको कभी खोलने पड़े, क्या आपको याद रहेगा अच्छा अच्छा ये तो दो थे मैंने अलग लिया था? नहीं। उस हिसाब से सोच के फ्यूचर को सोचते हुए आपको बनानी होती है कि उतना क्लियर बनाओ कि कभी भी खोल के देखो तो सब कुछ सही लगे। और पहला कौन सा है जो थोड़ा सा आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, वो होता है सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ द वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल। सर इसका मतलब क्या होता है? क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है सुपरसीडेड ड्राफ्ट जो होंगे ना, उसको मत रखना, उसको इंक्लूड मत करना किसमें, वर्किंग पेपर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये केस हुआ था, उसमें क्या था, उसमें छोटी सी चीज है। अगर कभी कभी क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए क्या होता है, हमारा जो इंडिया 24 है वो बोलता है कि भाई तुम्हें ना प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर देना है कि आर्म लेंथ प्राइस कितना था, तुमने एक्चुअल कितने प्राइस पे इसके साथ डील करी, कितना अमाउंट तुमने उनसे ले रखा है, कितना अमाउंट उनके लिए ड्यू है। वो मतलब कहता है कि डिस्क्लोजर ऐसा करो कि रिलेटेड पार्टी के बारे में सब कुछ बहुत क्लियर समझ आए। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या करेगा, मैंने बोला एक वी हैव डन अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हमने उनको एक सम देना है विच इज लेस देन द ओरिजिनल आर्म लेंथ प्राइस, ऐसे लिख दिया। ये बता दिया कि हमें, तुमने बता दिया कि हमने रिलेटेड पार्टी करी। अरे भाई कौन रिलेटेड पार्टी, कितना सम, आर्म लेंथ क्या था, उससे कितना कम दिया, 10% 20%, ये इंफॉर्मेशन क्या होगी उसमें गायब होगी। इसे बोलते हैं क्या, सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ द वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब भी आप किसी ड्राफ्ट को, एक्चुअल ऐसा ड्राफ्ट जिससे समझ ना आ रहा हो, उसे क्लैरिटी से एक नया ड्राफ्ट बनाते हो, तो क्या मुझे वो पुराना वाला ड्राफ्ट रखने की जरूरत है कि इन्होंने ऐसे ऐसे लिखा हुआ? नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मैं प्रॉपर उसका ड्राफ्ट चेंज करूंगा, उसके अंदर प्रॉपर डिटेल्स डालूंगा, रिलेटेड पार्टी, उसका नाम, उसकी ट्रांजैक्शन, कितने ले रखे, कितना दे रखे, कितने पे देना है, कितने परसेंट लेस सामान दिए, ये सारी इंफॉर्मेशन का एक ड्राफ्ट मेरी किसका पार्ट बनेगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। क्या उसका पुराने वाला पार्ट उसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। क्या तुम लोगों को मेरी बात क्लियर है और एग्जांपल क्लियर है? सब बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्या आगे सर वो चार बातें जो क्या नहीं होनी चाहिए मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आती, कौन कौन सी? कोई भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं आता, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आता। तीसरे नंबर पे कौन सा इंपॉर्टेंट था? तीसरे नंबर पे जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ सर, तीसरे नंबर पे कौन सा इंपॉर्टेंट था? सर हाँ, अगर कोई भी का हो, अगर कोई भी कॉपी अपनी टाइपो एरर अगर ठीक करा लिया हो तो उसके बाद उसे वापस आपको क्या नहीं करना है, पुराने वाले को डालने की जरूरत नहीं है। इसी पुराने वाले से निकल के आया अगर कोई ड्राफ्ट ऐसा है जिसको आप चेंज कर देते हो तो सुपरसीडेड ड्राफ्ट को भी रखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो वर्किंग पेपर से रिलेटेड हो या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी आइटम से रिलेटेड हो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। चलो चलो। सर क्या ये दो क्वेश्चन डन हो जाते हैं? बिल्कुल डन हो जाते हैं सर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब उसके बाद करेंगे नीचे ऊपर चलते हैं। क्या सर? ये आया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है सर, कौन सा वाला? सर कौन सा वाला?
सर देखने को मिलता है पेपर के अंदर जो क्वेश्चन कौन से वाला सर, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बहुत बार पेपर के अंदर आया है। जब मैं करता था तब से आ रहा है और आज भी आता रहा है और चलता ही जाएगा सर। मेरे टाइम पे भी क्वेश्चन पेपर में आया था, बिल्कुल आया था, मुझे अच्छे से याद है। इसने मेरे पेपर में भी क्या किया था, मुझे तंग किया था सर। आपने इसका आंसर सही लिखा था। हाँ हाँ, ऐसे मत पूछो सवाल, दिल पे लगता है मलाल, उस टाइम पे कोई मुझे ऐसे पढ़ा देता। बट नहीं, मैंने लिखा था बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सर ये चीज सीखने वाली है। आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230 का इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, उसका पर्पस ही नहीं पता यार, तो फिर क्या फायदा उस स्टैंडर्ड को पढ़ने का? है या नहीं है मेरी बात बिल्कुल सही? चलो आ जाओ मेरे साथ। सर पर्पस क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस वजह से की जाती है, पर्पस समझा दीजिए। वाई समझने की बारी आ गई। देखो, समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर तुमने रट्टा मारना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, 2 असिस्ट, 2 3 अनेबल, 2 रिटेन। अगर तुमने ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लो। सर क्या मतलब आपने बताया? सर मैंने बताया 2 असिस्ट, 2 3 अनेबल और 2 रिटेन। या तो ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रख लो, पर सर इसका कोई फायदा है नहीं है। कितनी चीजों को ऐसे याद रखोगे? बच्चे मेरे पास ऐसे आते थे, सर हमें ऐसे याद करें नहीं। देखो ऐसे याद करना है, कर सकते हैं, मैंने इसे तुम्हारे लिए मार्क भी कर दिया। असिस्ट के 2 पॉइंट मिलेंगे, रिटेन के 2 पॉइंट मिलेंगे, एनेबल के 3 पॉइंट मिल जाएंगे और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो रिटेन का तो एक ही, रिटेन का एक ही, हाँ 3 अनेबल के, बिल्कुल। सर ऐसे याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है याद रखने का। सिर्फ देखो, पर्पस है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो आप करते हो, आप पहले नंबर पे आप उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे समझना चाहिए कि फ्यूचर के लिए करी जाती है, ताकि फ्यूचर में इस चीज का रिकॉर्ड और पता हो हमने पहला ऑडिट कैसे किया था, ताकि सेकंड ऑडिट में बेटर हो पाए? बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। इससे तुम्हारा शुरू कहां से होगा आंसर? यहाँ से, कि ये मैटर क्या होता है, ये रिटेन करता है, रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स को हम लिख लेते हैं ताकि हमें कंटिन्यूअस हेल्प मिलती रहे, किसके लिए? फ्यूचर ऑडिट्स के लिए। ये तरीका भी है। वरना इसको लास्ट वाले पॉइंट पे भी लेके जा सकते हैं, बाद में बोलेंगे कि ओवरऑल जो हमने ऊपर किया वो किस लिए किया, ताकि हम फ्यूचर ऑडिट्स में इस चीज की हेल्प ले पाए। तो दोनों पॉइंट, तो फ्यूचर ऑडिट वाला पॉइंट टॉप से भी शुरू कर सकते हो, बॉटम से भी शुरू कर सकते हो। मैं हर किसी के अपने याद करने का तरीका बता रहा हूं, कोई कैसे सोचना चाहता है, दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। पहला नंबर। दूसरे नंबर पे अब क्या होता है सर? सर सिंपल है। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, आपने करना होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप करते क्यों हो? क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बदलते हैं, इन कौन आएंगे, नए नए आर्टिकल्स आएंगे हर छह में, हर बार कोई नया पास होएगा, अटेम्प्ट खत्म होगा, वो क्लियर करेगा, वो नया आएगा। अब हर किसी को आप ऑडिट, अगर वो नया भी नहीं, आप किसी को हायर भी करते हो, अगर आप न्यू बंदा भी लेते हो और आर्टिकल नहीं भी होता, बट ऑडिट के लिए किसी को लाते हो, तो आपको, आप प्रीवियसली क्या करते आए हो, कैसे करते आए हो, उससे उसको क्या देना चाहते हो? गाइडेंस देना चाहते हो। अब उसको असिस्ट कैसे करोगे अगर आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करी ही नहीं होगी? कैसे बताओगे उसको कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, कब क्या करते हैं, कब क्या चेंजेस करते हैं? वो छोटे मोटे एरिया जो हमने पिछले ऑडिट में सीखे, जो हमने सोचे नहीं थे हो सकते हैं वो भी हुए, वो भी तो सीख ले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो सारी बातें, वो सारा एक्सपीरियंस बेसिकली याद रखना। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब सर क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे किसको? एंगेजमेंट टीम को। अब याद है तुम्हें 220 मैंने बताया था कि यहाँ पे वो क्या बनता है? एंगेजमेंट पार्टनर बनता है। तो उसके नीचे क्या होगी? उसकी एंगेजमेंट टीम होगी। तो वो अपनी एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है क्या करने के लिए? कि पहले वो जाता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तुम देखो, पुराने ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन देखो जरा जाके। देखेंगे, वो कहेंगे सर इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? वो कहेगा इससे पहला बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्लानिंग और परफॉर्म कैसे किया जाता है ऑडिट, कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं। प्लानिंग का मतलब सर वो ऑडिट प्रोसीजर जो बनाया था हमने, क्या क्या इंक्लूड होगा, वो वाली बात बिल्कुल। तो तुम्हें वो क्या बता देगा कि कैसे प्लान करना है और कैसे परफॉर्म करना है। ये हमने क्या करते हैं? असिस्ट कर दिया। जैसे ही हमने बोला कि तुम्हें प्लान एंड असिस्ट करते हैं, वो कहेंगे सर हम पढ़ तो लेंगे प्लान एंड असिस्ट, पर इसका मतलब क्या हमें जाके करना है? बच्चा डर जाएगा, तो सर इसको पढ़ के और हम ऑडिट करेंगे? वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत लो, उसके बाद हम तुमको असिस्टेंस भी देंगे। तुम्हें क्या करेंगे? जो तुमने सीखा, तुमने प्लान एंड परफॉर्म किया और तुम करने की ट्राई करोगे, उसको डायरेक्ट करना, उसको सुपरवाइज करने का काम भी कौन करेंगे? हम करेंगे। और साथ में तुम्हारा रिव्यू भी करेंगे काम। जब मैं रिव्यू की बात बोलता हूं ना, तो इसका मतलब उनको एक बात आती है, सर अच्छा इसका मतलब रिव्यू करोगे तो इसका मतलब ओनरशिप हमारे पास रहेगी उस काम की? मैं कहूंगा हाँ, जो काम तुम्हें दिया जाएगा करना तुम्हें ही है, मैं सिर्फ रिव्यू करूंगा। इसका मतलब तुम अपने काम के लिए क्या होगे? अकाउंटेबल होगे। क्या मेरी बात क्लियर है? सर 3 पॉइंट डन कर दिए हमने। पहला, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या हेल्प करती है? असिस्ट करती है किसको? एंगेजमेंट टीम को, कि प्लान एंड परफॉर्म कैसे करना है ऑडिट। प्लान एंड परफॉर्म करने के दौरान उनके मन में जो डाउट आता है कि सर क्या हमें ही करना, तो मैं बताऊं नहीं नहीं, टेंशन मतलब मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा डायरेक्ट करने में, सुपरवाइज करने में। लेकिन जब तुम्हें मैं रिव्यू करने की बात करूंगा, तो मैं रिव्यू भी करूंगा तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। रिव्यू के साथ में क्या लिखा हुआ? वर्क नहीं लिखा हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो देख भी नहीं रहा तुम, देखो रिव्यू के साथ में क्या लिखा? हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिव्यू करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो रिव्यू किसका कर रहा हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी का कर रहा हूँ। ये 3 बातें क्लियर? बिल्कुल सर। अब याद करा दो मेरे को। सर पहली बात, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है जो नया आने वाला होता है आर्टिकल वगैरह, उसके लिए। उसमें वो क्या करता है सर? वो उसमें सिंपल सी बात करता है सर, कहीं ना कहीं उनको प्लान एंड परफॉर्म कैसे होता है ऑडिट ये बता देगी। फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे? सुपरवाइज करेंगे। हमने बोलते कि हम तो बेसिकली असिस्ट कर देंगे, लेकिन हम रिव्यू करेंगे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि तुम्हें अकाउंटेबल अपने काम के लिए। क्या क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसके बाद क्या आता है सर? जब रिव्यू की बात चली रही है, तो रिव्यू कहता है कि मेरे को रिव्यू करवाने के लिए वो और किसमें हेल्प करता है? वो कहीं ना कहीं जब रिव्यू की बात आती है, तो वो रिव्यू आता है एक और। आपने कहा रिव्यू पढ़ा था सर? हम पढ़ते आए 220 के अंदर हमारा EQCR, जो हमारा कौन सा होता है सर? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि एनेबल
करता है कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए भी कहीं ना कहीं क्या करी जाती है, इसकी हेल्प ली जाती है, या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए भी हेल्प करती है। तो जब क्वालिटी रिव्यूअर ने क्या करना होता है कि देखना होता है कि ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी है या नहीं है, तो वो कैसे देखेगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का यूज करेगा कि डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ भाई आपने क्या सब कुछ वैसे करा जैसा हमारा SQC 1 बोलता है, आपने प्रॉपर तरीके से क्वालिटी रखी या नहीं रखी, क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अब उसके अंदर आती है सर, जब आपने बात करी दी है क्वालिटी की, तो उसके साथ में आती है इंस्पेक्शन भी। इंस्पेक्शन दो तरीके की होती है, एक तो इंस्पेक्शन कौन सी वाली होगी, एक होती है सर कौन सी वाली इंस्पेक्शन, जल्दी से बता दो मेरे को। सर इंस्पेक्शन दो तरीके की होती है, बिल्कुल। तो एक इंस्पेक्शन करने को कौन बोलता है, जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होगा वही साथ में क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, जो किसके हिसाब से होती है, जो कहीं ना कहीं किसी SQC 1 के हिसाब से होती है। और एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन की बात भी होती है, जो लॉ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे की जाती है, तो वो वाली इंस्पेक्शन भी वहां पे आ जाएगी। तो सर सिंपल सी बात याद होगी अब हमारे को, प्लान एंड परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड 2 पॉइंट है, उनको प्लान 3 पॉइंट है, प्लान एंड परफॉर्म करना, उनको डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करना, और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अकाउंटेबल को रिव्यू करना। इसका मतलब उन्हें अकाउंटेबल बनाना, मतलब अनेबल करना कि वो अकाउंटेबल है। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर। उसके अलावा क्या आ गया, उसके अलावा आ गया जब रिव्यू की बात आती है तो साथ में क्या जाता है, EQCR किया जाता है। तो रिव्यू करेंगे तो उसको किसी के लिए किया जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यूज की जाती है, एनेबल की जाती है किसके लिए, ताकि वो कंडक्ट कर पाए अपना क्या, क्वालिटी रिव्यू, और उसके साथ में इंस्पेक्शन कर पाए SQC 1 वाली। और सिर्फ वही इंस्पेक्शन लिमिटेड नहीं होती, क्योंकि सिर्फ रिव्यूअर को नहीं करनी होती, किसी भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन की अगर हमें जरूरत पड़ेगी वो भी क्या कर पाए, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए भी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट। तो कोई भी लीगल रेगुलेटरी अदर रिक्वायरमेंट्स वाली इंस्पेक्शन होगी तो वहां पे भी मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरी पूरी काम आएगी। आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर ये सारा कुछ हो ही गया तो लास्ट में क्या आ गया, क्या ये सारी चीजें मेरे को फ्यूचर के लिए मेरा रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारे मैटर्स को रिटेन करने के लिए आपको ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस ऐड करते हैं किसके लिए, फ्यूचर ऑडिट्स के लिए। फ्यूचर ऑडिट्स में आपको पता रहेगा कि हमें क्या चीज को और भी ऐड रखना है हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, जिसकी वजह से जो हम सीखते आ रहे हैं अपने पुराने ऑडिट से, वो सब भी हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेटर होती रहे, ताकि कल कोई भी इंस्पेक्शन है, कोई भी रिव्यू आया तो मेरी डॉक्यूमेंटेशन मेरे को क्या बताए कि मैं कितना अच्छा काम करता हूं या नहीं करता। तो ऐसे सोचो, बाद में लेना है पहले लेना है। तो सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस शुरू होता है किससे, कि हमें वो पहले तो चाहिए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरे सारे फ्यूचर ऑडिट्स के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। वो कहीं ना कहीं मुझे सिग्निफिकेंस बताती है कि हमारे वो मैटर्स लेती है कि कौन कौन से मैटर्स हैं जो कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, और उसके लिए मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। उसके लिए जो नए वाले बच्चे आएंगे उसको क्या करूंगा, प्लान एंड परफॉर्म करूंगा। उनको क्या करूंगा कि तुम्हें प्लान एंड परफॉर्म कैसे किया जाता है ऑडिट, यहाँ से सीख लो, असिस्ट कर दूंगा। फिर डायरेक्ट एंड सुपरवाइज और रिव्यू करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि मैंने अकाउंटेबिलिटी उनको अकाउंटेबल बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद में दो तरह का क्या आता है सर, रिव्यू की बात आती है तो EQCR एंड इंस्पेक्शन आ जाती है। इंस्पेक्शन SQC 1 वाली भी, और कौन सी वाली सर, एक्सटर्नल वाली भी। क्या क्लियर है या नहीं है सर? पर्पस यहाँ पे डन हो जाता है। क्या आप लोगों को ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला वैसे वैसे पढ़ते जाइए, पॉइंट्स याद होते जाएंगे। सर यहां तक तो आपने करा दिया डन। अब इसके आगे बता दो क्या। अब इसके आगे बढ़ते हैं सर, क्या फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो सर ये क्या आता है टॉपिक? अब थोड़े थोड़े टॉपिक, एक टॉपिक तो बहुत टेढ़ा टॉपिक है, वो भी आने वाला आगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा कम टेढ़ा वाला टॉपिक है। अब थोड़े से टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जो मतलब जैसे लगता है कि यार क्या ही है, मतलब है सिंपली, फिर भी मतलब क्यों तंग कर रहे हैं हमें लर्न होने के लिए ना। जो वाली फीलिंग आती है ना, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, वो इन टॉपिक्स, इन दो टॉपिक्स के अंदर आएगी। एक शुरू होने वाला है, बट क्या मैं उसे सिंपल कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? मैं और तुम मिलके एकदम ऐसे करके पेपर देके आएंगे। मैं तुम्हारी परछाई बन के वहां तुम्हारे साथ होऊंगा कि नहीं? यस सर। चलो सर, और फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट पूछना क्या चाह रहा है कि अगर मैं बता दो यार, मुझे सिंपल सी बात है, मेरे को फॉर्म कंटेंट या फिर एक्सटेंट, मेरा डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म क्या होनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसे एक्सटेंड किस लेवल तक होना चाहिए, मुझे ये सारी बातें जाननी है। ठीक है जी। तो हमने इसको कैसे बोला, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है जो ऐसे नहीं आता, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। उसका मतलब क्या है कि हाउ टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रिपेयर किया जाए कि अगर कोई अदर एक्सपीरियंस ऑडिटर, मतलब ये नहीं कह रहा कि ऑडिटर नहीं, कह रहा कोई और ऑडिटर, आपने नहीं, आप तो उस कंपनी का ऑडिटर, आपने तो प्रिपेयर करी है, कोई और एक्सपीरियंस ऑडिटर अगर आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखे तो वो क्या क्या जान जाए। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द ऑडिट शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज दैट इज सफिशिएंट टू एनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड। मतलब जिस बंदे का इस ऑडिट से जो किया उसे कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वो डॉक्यूमेंटेशन देख रहा है, फिर भी एज एन ऑडिटर जब उस डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन अगर ऑडिटर देख रहा है उसे पता है ना कि ऑडिट कैसे किया जाता है। बिल्कुल सर, उसने भी तो स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, उसे भी पता है डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाई जाती है, उसे भी पता है कौन कौन से एरियाज आने चाहिए, क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता। तो उसने बोला कि आपकी बनी हुई डॉक्यूमेंटेशन आप तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई और एक्सपीरियंस ऑडिटर उसको देखे, जिसने ऑडिट को नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, सिर्फ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखे, उसके बारे में अगर उसे क्या ऐसी कैसी डॉक्यूमेंटेशन आप बनाओ कि उसे देखने के बाद भी सब समझ आ जाए। मतलब वो चाहता है कि कोई और ऑडिटर भी समझ ले आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देख के, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी की बात कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल सब कह रहा है ऐसी क्वालिटी रखना कि कोई भी देखे ना अगर ऑडिटर तो कहेगा यार क्या बनी है, सब समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया होगा, कैसे कैसे किया होगा, क्या क्या पूछा होगा, क्या क्या नहीं पूछा होगा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि पहले मतलब ऐसा, इसका सिंपल सा मतलब है कि सबसे पहले तो
ऐसी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओ कि उससे क्या समझ आ जाए कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कि भाई मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स किस नेचर के परफॉर्म करें, किस टाइमिंग पे परफॉर्म करें और कितने एक्सटेंट तक परफॉर्म करें। ज्यादा करे होंगे तो समझ आ जाएगी कहीं ना कहीं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वीक होंगे तो ज्यादा परफॉर्म करें, कम हुए होंगे तो लगेगा यार अच्छी एंटिटी लग रही है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बड़े कम है तभी इनका प्रोसीजर्स भी कम लगे। मतलब जो भी एरिना की वजह से जिस भी मतलब कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला होगा तो ज्यादा किया होगा, नहीं मिला होगा तो कम किया होगा। क्या हमने वो एरियाज पढ़े थे, कहाँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरी आई, वो यहाँ भी पढ़ेंगे वैसे, कहाँ ज्यादा कहाँ कम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। वो वाला पॉइंट इसने बोला कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, उसे देखते ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समझ आ जाएगी कितनी मेहनत लगी होगी, कितना तरीके से क्या करा है, ऑडिट किया गया। सेकंड, रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स भी, उसके बाद जो 315 आपने लगाया तो कहीं ना कहीं कहना चाहता है क्या कि यहाँ पे समझ आ जाए कि आपने 315 लगाया। फिर वो बोलना चाहता है कि उसके बेसिस पे आपने रिस्पॉन्स क्या रेडी करा, मतलब 330, पहले वाले से रैप निकल के ले आए फिर फैप क्या लगाया होगा, मतलब रिजल्ट्स क्या रहे होंगे। एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जब आपने ये दोनों लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या आ गई होंगी, ऑडिट एविडेंस कैसे आते हैं सर, वो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स और अनकरेक्टेड आता है ना, ऐसे 315 प्लस 330 आता है या नहीं आता, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन हुए, क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, नहीं लग रहे, और साथ में उसको दिखनी चाहिए वो सिग्निफिकेंट मैटर एंड कंक्लूजन। क्या हम पढ़ के आ रहे थे क्या क्या इंक्लूड होता है और डॉक्यूमेंटेशन में, बिल्कुल होता है। क्या उसे सिग्निफिकेंट मैटर्स इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल। क्या उसकी कंक्लूजन जो हम उनसे बातें करते हैं, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है सर। एनी सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, अगर कहीं पे भी साथ में क्या है एंड एनी सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, और जहां जहां पे भी आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाई होगी, जिस जिस बेसिस पे जहां जहां को यूज करने की जरूरत पड़ी होगी, यही एक टॉपिक है, यही एक टॉपिक है। वो सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट कहां लगती है, कब लगती है, कि आने वाला एक टॉपिक है। तो जब वो पढ़ लोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट वो टॉपिक टेढ़ा टॉपिक, वो टॉपिक टेढ़ा टॉपिक है, मैं जरूर मानता हूं, और हम पूरी मेहनत करेंगे उसे सिंपल करने की। वही टॉपिक आपको पेपर में तंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, सर सिंपल सी बात है, फॉर्म, नेचर, या क्या पूछेगा, फॉर्म, कंटेंट, क्या पूछेगा, एक्सटेंट पूछे, या फिर पूछे कि कोई भी एक्सपीरियंस ऑडिटर मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखता है तो वो उसको कैसे मुझे प्रिपेयर करनी चाहिए, क्या क्या अच्छा लगे, क्या क्या समझ आ जाए, उसे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट समझ आ जाना चाहिए। जब नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट समझ आ जाएगा तो उसको ये समझ आ जाएगा क्या, कि मैंने उसका रिस्पॉन्स क्या तैयार किया होगा, मतलब मेरे रिजल्ट क्या रहे होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स के। जब रिजल्ट समझ आ जाएंगे तो उसके बेसिस वो क्या कर पाएगा, वो देख लेगा कि मैंने क्या है, मेरे कंक्लूजन, मेरे ऑडिट एविडेंस क्या आपने ऑब्टेन करे हैं, और लास्ट में कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स वगैरह उसे दिखने चाहिए, उसकी कंक्लूजन दिखना चाहिए, और कोई भी मेरी प्रोफेशनल जजमेंट लगी होगी मैटर के ऊपर तो वो भी प्रोफेशनल जजमेंट उसे नजर आनी चाहिए, कि मैंने प्रोफेशनल उसको कैसे जज किया, वो सिग्निफिकेंट मैटर को कैसे जज किया, या वो ऑडिट जो उन्होंने मेरे को बोला क्या कि यहाँ पे हमने जजमेंट लगाई है तो मैंने उसे कैसे जज किया कि वो सही है या गलत है। ये सारी चीजें, मतलब वो बेसिस जो मैंने लिया वो सारी चीजें भी नजर आनी चाहिए। क्या क्लियर है सर, क्लियर है। तो ये तो हो गए पहले वाले 3 पॉइंट, जिसमें कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑडिटर को आप बिना ऑडिट के क्या लिंक हुए भी क्या चीजें समझ आ जाती है, समझ आ जाती है कि ऑडिट कैसे हुआ होगा, वो सारी बातें हमने पढ़ ली। अब आता है सर क्या, अब आता है सिंपल कि जो भी आप नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट बोलते हो ऑडिट प्रोसीजर की, जो आपने ऊपर यहाँ पे बोला सर, पहला वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट बोला कि नहीं बोला, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ये क्या होना चाहिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से उसको दिखना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या दिखता है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर क्या क्या आता है, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आया था कि सर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो बातें तो पहले जान लो, सिंपल वाली, कौन सी वाली सर, कि वो जो ऑडिट प्रोसीजर है वो किसने परफॉर्म करे, कब परफॉर्म करे, मतलब जो सर ऑडिट का जो प्रोसीजर है, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क, डेट कौन सी आती है, वर्क वाज कंप्लीटेड, तो मतलब किसने परफॉर्म करे और डेट क्या है, मतलब कब परफॉर्म करे। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल सर, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ ऑडिट, तो सर ये सिर्फ ऑडिट तक ही लिमिटेड होता है, बिल्कुल नहीं, रिव्यू तक भी होगा, बिल्कुल, दोनों के अंदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल होती है इन्फॉर्मेशन या नहीं होती, होती है सर। तो जहां ऑडिट आता है वहां पे क्या आ जाएगा, रिव्यू। तो अगर कहीं पे इसने परफॉर्म करा ऑडिट वर्क या फिर रिव्यू करा ऑडिट वर्क, तो वो रिव्यू भी उसने किसने करा और कब किया, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल। सो सर कहीं ना कहीं नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर कहीं ना कहीं दो बातें तो क्लियर है, क्या ऑडिट पर किसने परफॉर्म करा, डेट क्या थी, रिव्यू करा किसी ने ऑडिट वर्क तो वो किसने करा और डेट क्या थी, दो चीजें आ गई। सर ये क्या चीज करी, किसने करा का क्या, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वो करेक्टरिस्टिक्स भी आनी चाहिए उसके अंदर ऑफ आइटम्स और मैटर जिसको हमने टेस्ट किया है। जो ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं कि नहीं करते, ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं किसी के ऊपर तो किसी आइटम के ऊपर ही लगा रहा हूँ, किसी मैटर के ऊपर ही लगा रहा हूँ, तो उस आइटम या उस मैटर की क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। सर आइटम आइटम मत बोलो ज्यादा, सर हमारा फोकस हिल रहा है, ये तुम बच्चे शैतान हो ना बहुत ज्यादा, एक मैं तुम्हारा क्या करूं। सर कहीं ना कहीं मुझे बता दो वो आइटम और वो मैटर, सर मैं तो बोलूंगा, सर आप बोलो, सर हम भी हंस रहे हैं, चलो ठीक है, वो आइटम और वो मैटर कहीं ना कहीं, जो उस मैटर और आइटम की क्या थी, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या थी जिसको टेस्ट किया गया, ताकि मेरे को ऑडिट प्रोसीजर में मेरी जो नेचर होती है किसकी बेसिस पे होती है, कि भाई आइटम कैसी, उसका नेचर पता होगा, वो मैटर कैसा है, वो मैटर ऐसा है जिसको किस तरीके से टेस्ट करना है, ऑडिट प्रोसीजर उससे डिपेंड करता है ना उस मैटर के ऊपर। यस और नो, यस सर। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर भी क्या करते हैं, मैटर, आइटम और मैटर डिस्कस करते, वो करते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा इसके ऊपर सही प्रोसीजर लगा या नहीं लगा। तो सर बहुत सिंपल हो गया क्या,
सिंपल सी बात है। अगर आपने नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे कि पहले तो भाई वो जो आइटम और मैटर बता दे, उस कैरेक्टरिस्टिक बता दे जिसके ऊपर तूने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, ताकि पता हो अच्छा क्या चेक करा और कैसे चेक करा, फिर किसने चेक करा, कब चेक करा, और किसने उसका रिव्यू करा और कब रिव्यू करा। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। मतलब सिंपल सी बात है, मैं डॉक्यूमेंटेशन में ये लगाता हूँ कि तुमने जो मैटर और जो तुमने जो आइटम देखी वो किस बेसिस पे देखी, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी जिसका तुमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा, फिर उस ऑडिट प्रोसीजर को किसने परफॉर्म करा, क्या डेट थी, उसको किसने रिव्यू करा ऑडिट वर्क और क्या डेट थी। क्या क्लियर है सर? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो सर ऐसे ऐसे याद करा दोगे क्या? अरे डन 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 सर। उसके बाद इसने ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसका रेलेवेंस थोड़ा सा आगे जाके आएगा, लेकिन अभी समझ लो क्या कि सर जो डिस्कशन होती है किसके ऊपर, हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स वाला पॉइंट पढ़ा या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा सर। सर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं ना, डिस्कशन होती है सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर जो टीसीडब्ल्यूजी के साथ की जाती है, इसके अंदर पे क्या आता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है नेचर। यार देखो सिंपल सी बात है, जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसी भी चीज को लिखते हो ना, तो आपको रेलेवेंस लिखनी पड़ती है, ताकि कोई बंदा जो उसको पढ़े, कोई नॉन ऑडिटर है जिसको उसको कंपनी का ऑडिट नहीं पता, उसे क्या पता किस चीज की आइटम थी, कैसी आइटम थी, आपने ये प्रोसीजर क्यों लगाया होगा, डेटा ने तभी तक सब लोग इन्फॉर्मेशन करी होगी ना। तो उसे पता चलने के लिए आपको उसकी नेचर बताना बहुत जरूरी होता है कि भाई ये नेचर थी आइटम की, इसी वजह से ये प्रोसीजर लगा, और उसके आगे की कहानी। क्लियर है या नहीं है? यस सर। इसीलिए हमने ऊपर बात करी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए किसकी, आइटम और मैटर की। ऐसे जब सिग्निफिकेंट मैटर होगा भाई, वो मैटर की नेचर क्या थी तो सिग्निफिकेंट बनाया उसको, तो नेचर बता दो कब करा और किसके साथ करा, बस नेचर बता दी, ये मैटर है भाई जिसकी नेचर ये है, इस वजह से सिग्निफिकेंट बना। ठीक है, किसके साथ डिस्कशन करा, टीसीडब्ल्यू का डिस्कशन करा, कब डिस्कशन करा, ये भी लिख दो। ये तीनों बातें लिख दोगे तो सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर भी कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। अगर सर आपको क्या लगता है आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर क्या कोई इन्फॉर्मेशन क्या है इनकंसिस्टेंट है, यार ऑडिटर इनकी इन्फॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है, उसने कंक्लूड वगैरह कर लिया कि ये जो सिग्निफिकेंट मैटर था इसके अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इनकंसिस्टेंट है, तो आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है सारी की सारी इनकंसिस्टेंसीज भी। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी नजर आती है किसी भी सिग्निफिकेंट मैटर के डिस्कशन में, या आपको लगता है कि इनकंसिस्टेंट है या मुझे सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो सारी बातें भी क्या आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। यहाँ पे टॉपिक हो जाता है खत्म। सर ये टॉपिक कौन सा था जो खत्म हुआ हमारा? फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर कहां तक जाता है ये फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑडिट? पहले तो बताएगा कि तीन बातें कौन कौन सी होती है जो कोई भी ऑडिटर जो होता है, क्या जो एक्सपीरियंस ऑडिटर हो लेकिन जिसको ऑडिट के बारे में नहीं पता वो भी समझ जाए, आपका नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपने कौन से परफॉर्म करे, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट क्या रहा, उसके बेसिस पे ऑडिटर ऑडिट एविडेंस जो आपने ऑब्टेन करे, और लास्ट में सिग्निफिकेंट मैटर्स, और आपने जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट भी लगाई हो। जब ये वाली बात हो जाती है तो फॉर्म नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में आता क्या क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस आइटम की चाहिए होंगी हमारे को जिसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाया, किसने लगाया, कब लगाया, और रिव्यू किया है तो किसने किया, कब किया। यही सिग्निफिकेंट मैटर में उसकी नेचर क्या थी, कब किसके साथ डिस्कस किया और कब किया, और लास्ट में अगर कोई इनकंसिस्टेंट मिली वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है सर? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आता है एक अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो सिंपल है लेकिन पेपर में आने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, कि सर फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऊपर क्या था सर? ऊपर क्या था? फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे क्या है? द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अरे इसमें से डिफरेंस क्या है? यहाँ पूछना चाह रहा है वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट आपका डिपेंड करता है। ऊपर क्या पूछना चाह रहा था? ऊपर सिंपल कहना चाह रहा था कि फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन का, फैक्टर्स नहीं पूछ रहा था। इसलिए इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन आएगा या तो लिखा होगा कि एक ऑडिटर है जो अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन उसको ऑडिट के बारे में कुछ नहीं पता, वो कैसे पढ़ेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, उसे कैसे पता चलेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चेक करना है, ऐसा कुछ पूछेगा तब ये आएगा। वरना क्या पूछेगा? नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की कैसे डॉक्यूमेंट की जाती है, या पूछेगा सिग्निफिकेंट मैटर की कैसे डॉक्यूमेंट की जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा आपके टेस्ट नॉलेज में। अच्छा क्वेश्चन है, वो देख लेने एक बार, छोटा सा ही है। और उसके बाद फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की होती है उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं सर? इसको दो चीजों से याद रखना है। क्या जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फैक्टर्स की बात करें तो मैंने आपको क्या बोला था, एक जगह ऐसी आएगी जहां ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन याद आएगी, वो 3 पॉइंट बना के चली जाएगी। बोला था या नहीं बोला था शुरू होने से पहले? सर बहुत अच्छे से बोला था आपने। आ गया वो टाइम, आ गया वो वक्त, आ गया बिल्कुल। सर इसके डेफिनेशन में क्या बातें होती हैं? इसके डेफिनेशन में होता है सर, पहले हम क्या थी डेफिनेशन सर, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, कौन से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे, कंक्लूजंस क्या रीच किए, यही थी डेफिनेशन, यही थी। देखो तीनों पॉइंट, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, और कंक्लूजंस रीच। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये आपको किससे जोड़ेंगे? एक्सटेंट से। आपने जितने ऑडिट प्रोसीजर को क्या परफॉर्म किया होगा, जितना ज्यादा किया होगा, क्या मेरी डॉक्यूमेंटेशन उतनी भारी बनेगी, उतने ज्यादा पेजेस लगेंगे? बिल्कुल। जितने ज्यादा मेरे पास एविडेंस आएंगे क्या उतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी? बिल्कुल। जितने ज्यादा कंक्लूजन मिलेंगे उतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी? बिल्कुल। तो मतलब अगर ये सब ज्यादा हुआ तो क्या मेरी डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेकिन सर एक बात और, ये जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं ये ज्यादा होंगे, इसके लिए और ज्यादा कैसे होते हैं? ये ज्यादा कैसे होते हैं सर? ज्यादा ऐसे होते हैं क्योंकि इसको करने के लिए हर एक ऑडिट प्रोसीजर के अपने कुछ मेथडोलॉजीज है, अपने
अपने कुछ टूल्स हैं, कहीं कहीं पे आपको 500 के स्टैंडर्ड की हेल्प लगेगी या नहीं लगेगी। याद है मैंने बोला था 330 की मदद करने के लिए 500 के बहुत सारे स्टैंडर्ड आते हैं। जब आपको सैंपलिंग करनी होगी तो 530 उठ के आ जाएगा, डेटा चेक करनी होगी तो 505 उठ के आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस से डर लगेगा तो 510 उठ के आ जाएगा, इन्वेंट्री से डर लगेगा तो 501 उठ के आ जाएगा। क्या मेरी बातें याद आ रही है सर? याद आ रही है सर, याद आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जब जब जरूरत पड़ती है 330 को, वो याद करता है 500 को। अब वो 500 इतने सारे टूल्स, इतने सारे मेथड्स लेके आएगा, तो क्या उसको ऑडिट डॉक्यूमेंट नहीं करोगे? करेंगे। तो सर 4 पॉइंट बने, कौन कौन से? ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म करेंगे उसके लिए लगेंगे उसकी मेथोडोलॉजी एंड टूल्स, वो सब भी क्या होगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एक्सटेंट को बढ़ा देता है। उसके कंक्लूजन रीच, बिल्कुल, और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया। 4 पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ। तो ये 4 पॉइंट किससे जुड़े थे मेरे सर? एक्सटेंट से जुड़े थे। यहां तक डन है? डन है। सॉरी, ये 4 पॉइंट किससे जुड़े थे सर? कहीं ना कहीं मेरे कंटेंट से जुड़े थे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो क्या होता है? कंटेंट होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट क्या होता है सर? ये तीन चीजें, चारों चीजें कंटेंट होती है। प्रोसीजर्स, उसका एविडेंस ऑब्टेन, क्योंकि क्या डेफिनेशन में कंटेंट नहीं था? बिल्कुल था। तो डेफिनेशन में कंटेंट यहाँ पे यूज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। एक्सटेंट के बेसिस पे कैसे ध्यान रखेंगे सर? एक्सटेंट तो बहुत सिंपल है, याद रखना। क्या सर? कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर बिजनेस की साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी? बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा साइज, तो बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन। एक बहुत बड़ी कंपनी तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। फिर दूसरा, जितनी ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, जितनी ज्यादा रिस्क मिलेंगे, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो रिस्क भी ज्यादा होंगे। ज्यादा आरओएम मिलेंगी तो कहीं ना कहीं ज्यादा, तो ज्यादा आरओएम मतलब ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म, ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म का मतलब ज्यादा कंक्लूजन रीच। क्या ये सारी कहानी लिंक हो रही है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बात करी किसकी? ऑडिट एविडेंस जो एपी परफॉर्म करे थे ज्यादा थे। ज्यादा कब होंगे? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स भी ज्यादा होती हैं। और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होने का मतलब, मैं सच बताऊं तो मैं, क्या होता है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस का ज्यादा मिलना। कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रिस्क में, याद आपने पढ़ी थी कुछ ऐसी चीजें जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो एक्सेप्शंस होती है, अनयूजुअल वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसी एक्सेप्शंस का ज्यादा मिलना। अगर वो ज्यादा मिलेंगे तो क्या मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लगेगी? एक्सपर्ट लगेगा तो उसके एक्सपर्ट के क्या कमेंट्स हैं वो भी लगाने पड़ेंगे, उसकी कैपेबिलिटी से की कंपिटेंस सही है या नहीं है वो भी लगानी पड़ेगी। क्या मैं डॉक्यूमेंट में सब कुछ डालता हूँ? बिल्कुल डालता हूँ। तो पूछना क्या चाह रहा है कि तेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल कब इतनी सी बनेगी, कब इतनी बनेगी, कब इतनी बड़ी बनेगी? मैंने कहा देख भाई ऐसा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन खुद बोलता है कि उसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जितने ज्यादा परफॉर्म करूंगा उतनी बड़ी फाइल हो जाएगी। परफॉर्म ज्यादा कब करूंगा? जब मेथड ज्यादा लगाने पड़ेंगे या फिर टूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, उसके बेसिस पे जो भी मेरे को क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा, उसके बेसिस पे जो भी मैं कंक्लूजन रीच करूंगा। ये सारे तो फाइल का हिस्सा मोटा बनाते ही हैं। अब पीछे आता हूं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए ज्यादा क्या होगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा आएंगी तो प्रोसीजर भी ज्यादा होंगे। तो मतलब अगर आरओएमएम ज्यादा तो भी डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, प्रोसीजर भी ज्यादा। आरओएमएम ज्यादा होने का रीजन क्या होता है सर? एक्सेप्शन ज्यादा मिलेंगी। जहां पे एक्सेप्शन ज्यादा दिखेगी वहां रिस्क ज्यादा दिखेगा। मतलब अगर एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस मोर तो आरओएमएम मोर, आरओएमएम मोर तो प्रोसीजर मोर, प्रोसीजर मोर तो एविडेंस मोर, एविडेंस मोर तो कंक्लूजन मोर। अरे वाह, अरे वाह। सर ऐसे भी याद कर सकते हैं यार, आपने ऐसे तो नहीं लिखा, ये तो आप अभी भी बना रहे हो, मैं अभी भी बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम भी मेरे साथ साथ बना लो ना। फिर क्या प्रॉब्लम है सर? क्या अगर एक बिजनेस का साइज और एक्सटेंट बड़ा होगा, बिल्कुल, तो उसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बड़ी होंगी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शंस का एक्सटेंट बहुत बड़ा होगा। यस, इसलिए मुझे प्रोसीजर्स को भी बड़ा करना पड़ेगा। यस, तो मुझे एक प्रोसीजर से काम ना करके बहुत सारे प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा। मतलब मेरे ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होंगे। ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा मेथड्स का लाना पड़ेगा, ज्यादा टूल यूज करने पड़ेंगे। उसके बेसिस से मेरे कंक्लूजन भी ज्यादा निकल के आएंगे और मेरे को एविडेंस भी ज्यादा मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं किसके? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। वो फैक्टर्स कौन से हैं जो आपका फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट बढ़ाते हैं? क्या मेरी बात डन है सर? डन है सर। अब तो ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया सर। तुमने मेरी बात कही, हाँ करा, मेरा दिल जीत लिया। जैसे तुमने मेरा दिल जीता, मैंने ऊपर जाके देखा तो कुछ बचा ही नहीं था। बचा ही नहीं था ऊपर करने वाला कुछ, जो बचा था सिर्फ नीचे करने वाला। और वो हम खत्म कर देंगे एक टेढ़े टॉपिक के साथ में। अरे सर वाह, क्या बात कही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चैप्टर नंबर 6 पूरा खत्म होने से तुम्हें खुशी किस बात की हो सकती है? और सर अभी अभी जो आपने पढ़ाया ना उसमें टेढ़ा टॉपिक खत्म ही करवा दो। बात तो सही है। क्यों करवा दो? क्योंकि अभी हम सिग्निफिकेंट मैटर्स की बात करते ही आ रहे हैं ना, या तो इसको खत्म करते हैं। सर ये टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, समझना मेरे साथ साथ, ठीक है? मैं तुम्हें लर्न कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी थोड़ी सी मुझे क्या चाहिए होगी? अटेंटिवनेस मांगूंगा तुमसे। तुम थोड़ा अटेंटिव रह के समझना और थोड़ा सोचना, ठीक है? पॉइंट सिंपल है। क्या सर? सर वो कहता है आपने ना डॉक्यूमेंट करने होते हैं जो सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपने इंक्लूड करे थे, याद है? इंक्लूड करे थे सिग्निफिकेंट मैटर्स, बिल्कुल। एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स। कहीं ना कहीं जो मैंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट्स लगाई होती है ना, सिग्निफिकेंट, देखो सिग्निफिकेंट मैटर है किसी भी चीज की नेचर के ऊपर क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो मेरी प्रोफेशनल जजमेंट्स होता है। इसके लिए ये प्रोसीजर होना चाहिए, इसके लिए ऐसे चेक करना है, इसके लिए मोर कोलैबोरेटिव चाहिए, इसके लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये मेरी प्रोफेशनल जजमेंट, या हमने ये वर्ड पढ़ा है सर? पढ़ा है, 200 से पढ़ते आ रहे हैं। मेरी प्रोफेशनल जजमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो वो कहता है कि पहले तो मुझे सिंपल एग्जांपल्स में ये समझाते सिग्निफिकेंट मैटर्स में क्या क्या आता है। सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं पूछ रहा है, याद रखना, वो 315 में थे। सिग्निफिकेंट मैटर्स में पर क्या सिग्निफिकेंट रिस्क आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो पहले नंबर पे तो लाइन देख लो क्या, जिसके
अंदर राइज होता है सिग्निफिकेंट रिस्क। जो जो मैटर सिग्निफिकेंट रिस्क को दिखाने कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं वो सारे मैटर सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं। तो पहले नंबर पे तो आ गया वो सारे मैटर जो राइज करते हैं, क्या मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क मेरा राइज करते हैं। क्या मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब वो कह रहा है कि कौन कौन से मैटर सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, सिग्निफिकेंट मतलब कुछ ऐसे मैटर्स जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मोर देन यूजुअल होगा। जो बिल्कुल यूजुअल होगा वो सिग्निफिकेंट क्यों होगा? तो कुछ ना कुछ ऐसा जिसके अंदर कुछ ज्यादा और होगा जो नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे याद रखेंगे सर। मतलब सिंपल है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल स्टेटमेंट का ज्यादा मिलना, तो कहीं ना कहीं जो ये चीज हो रही है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल स्टेटमेंट नजर आ रही है, उसके लिए मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ रहा है, जो मेरा रिजल्ट है ना ऑडिट प्रोसीजर्स का, वो इंडिकेट कर रहा है क्या कि मैंने सर ऑडिट प्रोसीजर लगाया। मैं रैप लगाता हूँ 315 में घुसते ही रैप लगा देता हूँ, शुरू हो जाता हूँ, बिल्कुल हो जाता हूँ। मैंने रैप लगाया और रैप लगाते लगाते मुझे लगा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इंडिकेशन मिल रही है मुझे। क्या ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट मैटर होगा? बिल्कुल होगा सर। तो एक ना वाली बात ही नहीं है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का मिलना रैप लगाने के बाद अपने आप में सिग्निफिकेंट मैटर बन जाता है। बन गया जी। और साथ में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो मैटर ऐसे हैं कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है मुझे ना अपने जो मैंने अब, क्योंकि जब मुझे कुछ मिला तो मैंने बहुत सारी चीजों पे हो सकता है कुछ कम चेक किया हो या मटीरियलिटी के बेसिस पे कुछ चीजें छोड़ दी। मुझे लग रहा है मुझे रिवाइज करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है सर? रिवाइज करने की जरूरत है। क्या ऑडिटर को लगता है मुझे अपनी प्रीवियस असेसमेंट जो मैंने करी है, जो मैंने रैप लगाया है, उसे मुझे रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है और उसके बेसिस पे मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना फैब को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या हम रैप के बेसिस पे नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फैब डिसाइड करते थे? बिल्कुल करते थे। अगर रैप के अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या फैब के अंदर भी चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो बस यही वाली बात। क्या सर सिग्निफिकेंट मैटर वो वाला मैटर होता है जहां पे आपको क्या मिले, रिजल्ट में आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उसके अंदर से आपको मटेरियल स्टेटमेंट में रिस्क ज्यादा नजर आया, और आपको लगता है साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रीवियस असेसमेंट के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, वापस उसको रिवाइज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा चेकिंग करने की जरूरत है, और रैप करने की जरूरत है, और फैप करने की जरूरत है। ऐसे एरियाज को सिग्निफिकेंट किस क्या बोला गया, मैटर का एग्जाम्पल बोला गया है। क्या क्लियर है? इसने मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट मैटर नजर आता है। तो सिग्निफिकेंट मैटर नजर आने के लिए पहला पॉइंट है रिवीजन ऑफ रैप एंड फैप। कहीं भी अगर आपको रैप एंड फैप की रिवीजन मांगता है तो आप समझ लिए कि वो एक सिग्निफिकेंट मैटर होगा, वरना आपको अपना रैप रिवाइज और फैप रिवाइज करना नहीं पड़ता। क्या मेरी बात डन है? डन है सर। दूसरा, वो सारे के सारे याद है आपको 260 के अंदर मैंने बात करा था, कई एरियाज के अंदर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी लगाई जा रही है मेरे से, कि मतलब मेरे को कुछ एविडेंस जो नॉर्मली मुझे मिलने चाहिए बहुत हार्ड हो रहे हैं, जो मेरे को जल्दी मिलना चाहिए बहुत लेट मिल रहा है। अनड्यू क्या हो रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सही याद है आपने वो पॉइंट्स पढ़े थे के एम पैराग्राफ में 701 में? बिल्कुल वही वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। क्या तो यार सिग्निफिकेंट मैटर की बात होगी तो 260 का ना आना तो बेवकूफी। अगर आपको ये नहीं याद आया तो फिर तो कहीं ना कहीं आपका मैं 701 सही से नहीं लगाया। यस और नो? यस सर। तो सर वो वाले सारे एरियाज सर्कमस्टांसेस जहां पे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फेस करी हो किसने, ऑडिटर ने, रैप ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने में, वो सारे भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं। क्या क्लियर है? यस सर। और लास्ट में वो सारे के सारे मैटर जिस मैटर के अंदर मेरा नॉर्मल ओपिनियन, मतलब मैंने क्या बोला था, नॉर्मल से कुछ यूजुअल से कुछ अनयूजुअल होगा। मतलब अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने को सोच रहा था, मेरा कोई ऐसा मैटर जिसने मुझे एकदम से क्लिक करके कहा तेरे को मॉडिफाइड देना पड़ेगा या मेरे को डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, वो दोनों जो मैटर्स होते हैं वो कौन से मैटर्स के लिए होंगे, वो सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे। तभी मैं मॉडिफाइड ओपिनियन करता हूं, वरना मैं क्या नहीं करूंगा, मॉडिफाइड क्यों करूंगा बिना सिग्निफिकेंट के? यस और नो? यस। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स में जो मेरी फाइंडिंग्स है वो मुझे बोल रही है या तो मुझे अपना ओपिनियन चेंज करके अनमॉडिफाइड करना पड़ेगा या फिर डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है? नहीं है? डिस्क्लेमर का मतलब मॉडिफिकेशन होगी या फिर मुझे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। मतलब ओपिनियन डिस्क्लेमर तो मॉडिफाइड ओपिनियन में आ जाता है। मतलब मुझे अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ रहा है अनमॉडिफाई से, या फिर मुझे कुछ ना कुछ पैरे इंक्लूड करने पड़ रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट और लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं एम्फेसिस ऑफ मैटर हो गया, की एडिट मैटर हो गया, ये पैराग्राफ की जब इंक्लूजन करता हूं, जब ईओएम ना पहले से चलता था, अब जब और कुछ अपडेट हो गया, ईओएम आ गया, के एम आ गया, और क्या आ गया, गोइंग कंसर्न आ गया, वो वहां पे तो अपडेट कर दी, यहाँ अपडेट करने रह गए। तो इंक्लूजन ऑफ में केएम के साथ में क्या आ जाता है, यहाँ पे केएम भी आ सकता है, गोइंग कंसर्न भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं। जब आपको ऐसा कुछ चेंज करना पड़े तो इसका मतलब होता है वो सिग्निफिकेंट मैटर ही होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। सर आपकी बात बहुत अच्छे से क्लियर है, एक बार फिर से दोहरा दो बस। मैं दोहरा रहा हूँ सिंपल से। क्या तुम्हारे लिए दोहरा रहा हूँ सर? कौन कौन से मैटर होते हैं जो एग्जांपल है सिग्निफिकेंट मैटर के? जो सिग्निफिकेंट मैटर के एग्जांपल में आता है जब भी मुझे कोई ऐसा मैटर मिले जिसकी वजह से मुझे रिवीजन करनी पड़ती है अपनी रैप और फैप की, मतलब कहीं ना कहीं मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का हाई मिलना, और हाई मिलने की वजह से मुझे लगता है, हाई मिलना सर, हाई हाई लगने वाली हाई नहीं सर, हाई मिलना, हाई सर, हाई होना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट का, और मुझे लगता है मुझे रिवाइज करने पड़ेंगे अपने रैप, और उसकी वजह से मुझे अपना असेस रिस्क जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क का मतलब क्या, 330 लिखा हुआ है, खुद ही तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, कहीं और से नहीं आया वर्ड। तो सर कहीं ना कहीं 330 जो रिस्पॉन्स में रेडी करूंगा वो भी मुझे क्या करना पड़ सकता है, रिवाइज करना पड़ सकता है। और वो मैटर जो सर्कमस्टांसेस जो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी देते हैं मुझे ऑडिट प्रोसीजर को ऑब्टेन करने में, ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। और लास्ट में कोई भी ऐसे मैटर जिसकी वजह से मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड बने या फिर मुझे वो पैरा इंक्लूड करना पड़े जो नॉर्मली नहीं करना पड़ता, वो सारे मैटर्स कौन से होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या ये एग्जांपल्स क्लियर है? बिल्कुल सर, अब तो डन हो गया सर।
अगर डन हो गया तुम्हारा तो आता है फिर अगला पॉइंट क्या, कि जब भी आप ऐसा डिसाइड करते हो, जब भी आप इनका फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट डिसाइड करते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो किसके बेसिस पे डिपेंड करते हो? मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता हूं। सिंपल है कि मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे मैं एक्सटेंडेड क्या करता हूं, डिराइव करता हूं कि ये जो सिग्निफिकेंट मैटर की डॉक्यूमेंटेशन होगी, इसका एक्सटेंट क्या होगा या उसकी नेचर क्या है जिसकी वजह से मैंने उसे सिग्निफिकेंट माना, क्यों सिग्निफिकेंट माना, क्यों नहीं माना, ये मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे कहानी होती है। यस यस सर। तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं वो बेसिस। क्या डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं सर? वो बेस क्या है भाई, जिस बेस पे तूने डिसाइड करा बस वो बेस लिख दे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, कि मुझे इस बेसिस पे लगा कि ये क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर बनेगा, मुझे इस बेसिस पे लगा ये सिग्निफिकेंट मैटर नहीं बनेगा, बस यही बताना होता है और कुछ नहीं बताना होता। क्लियर है? यस सर। तो अब जो पढ़ने वाला पॉइंट है वो क्या है? पढ़ने वाला पॉइंट पहले पढ़ेंगे यहां से। सर वो वाले एग्जांपल्स या सर्कमस्टांसेस बता दो in which it is appropriate to prepare audit documentation relating to the use of professional judgment। देखो कहां तक चलेगा, वो कितनी बारीकी वाला पॉइंट है। ऊपर उसने पूछा सिग्निफिकेंट मैटर्स बता दो, उसके एग्जांपल बता दो कि ये लगेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स और ऑडिटर को डॉक्यूमेंट कर लेने चाहिए, ये तो एक बात हुई। वो कह रहा है ये भी बता दो कि वो प्रोफेशनल जजमेंट जहां ऑडिटर ने यूज की होगी ये डिसाइड करने के लिए कि ये सिग्निफिकेंट मैटर है, वो चीजें भी क्या करनी पड़ती हैं, आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। मतलब जहां जहां मैंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाई होगी कुछ डिसाइड करने में, वो डिसाइडिंग फैक्टर्स मांग रहा है मुझसे कि वो भी मुझे क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट करने। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल समझ आ गया। तो सिंपल सी बात समझ लो, क्या ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं अपने बेसिस ऑफ एवरी डिसीजन में। जब भी तुम सिग्निफिकेंट मैटर की बात करते हो तो जो भी तुम डिसीजन लेते हो उनके ऊपर उसका क्या बेस था इस डिसीजन को लेने का, मतलब तुमने यस करी या नो करी, उसको तुम्हें क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। इतनी मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। सर इसका मतलब इसमें क्या क्या आता है, सिंपल से समझो, बिल्कुल सिंपल समझना, याद करना मुश्किल होता है, बस समझना सिर्फ। क्या सर, कोई भी ऑडिटर ने अगर कंक्लूजन किया होगा, उसके लिए क्या उसने कोई इंफॉर्मेशन या कोई फैक्टर यूज किया होगा? यस और नो। अगर ऑडिटर ने कुछ कंक्लूड किया होगा, वो कंक्लूजन किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंक्लूड किया होगा कि हाँ यार मान लो मैंने रिटर्न रिप्रेजेंट मैंने क्या लेनी थी, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई तो मैंने मान लिया कि ये ठीक है, या वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने मान लिया गलत है। क्या कोई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं कंक्लूड करता हूँ? यस करता हूँ। या कोई फैक्टर होगा जिसके बेसिस में कंक्लूड करता हूँ या नहीं करता हूँ? बिल्कुल। तो एनी ऑडिटर कंक्लूजन उसका रैशनल क्या है, उसका कोई इंफॉर्मेशन उसका रैशनल है या उसका फैक्टर है, ये बात जो आपने जिस इंफॉर्मेशन फैक्टर के बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो ना कि हाँ या ना, इसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। क्या बेसिस क्लियर है पहले वाला? बिल्कुल। तो मतलब कोई भी ऑडिटर का कंक्लूजन के लिए उसे एक रैशनल जो उसने यूज किया होता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में फैक्टर की फॉर्म में, क्या उसे बेसिस बना के रिकॉर्ड किया जाता है? किया जाता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपने कोई ऑडिट एविडेंस लिया है और आप उसे बोल रहे हो कि ये रीजनेबल एंड प्रूडेंट है, क्या आपने पढ़ा था ऑडिट ऑडिट एविडेंसेस को क्या होना चाहिए, रीजनेबल एंड प्रूडेंट होना चाहिए? यस और नो सर? पढ़ के आए थे 200 के अंदर सीरीज के अंदर। यस। तो अगर आपने किसी चीज को माना अपने प्रोफेशनल जजमेंट में कि ये रीजनेबल भी है प्रूडेंट भी है, तो भाई इसका कुछ बेसिस तो लिया होगा ना। तो हाउ ऑडिटर डिसाइड, वो बेसिस को क्या करो, डॉक्यूमेंट करो। आपने कैसे डिसाइड किया कि ये रीजनेबल है? ये कब यूज होता है? जब ऑडिटर क्या कहता है, मैनेजमेंट की जजमेंट को ठीक मानता है। मैनेजमेंट बोलती है हमने इस वैल्यूएशन के लिए ये जजमेंट यूज करी, ऑडिटर ने बोला हाँ आपने बढ़िया बढ़िया एस्टिमेट ली है, बढ़िया assumptions ली है, सारी assumptions ठीक है। जब आपने ये बोला कि सारी assumptions ठीक है, उसका क्या बेसिस है? आपने बोला मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बोलता है, ये मेरा बेसिस है। अगर आपने बेसिस रिकॉर्ड कर लिया। और लास्ट में, इफ ऑडिटर एग्रीज अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिसिटी, मैनेजमेंट ने एक डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करा, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से मांगा था मुझे आपकी लीगल क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपके सारे लीगल क्लेम लिखे हो। आपने उनको डॉक्यूमेंट लिया और आप बोलते हो, कंक्लूजन निकालते हो कि हाँ मैनेजमेंट ने सारे के सारे बता दिए और सबके अंदर मैनेजमेंट ने सही प्रोविजंस वगैरह बना रखी हैं। जब आपने किसी डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिसिटी करी कि हाँ ये सही है, मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बन रहा है मेरा, आपने वो किस बेसिस पे करी, उसके कंक्लूजन का रीजन क्या था, वो बेसिस क्या था, ये भी आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। बस इसमें यही 3 बातें लिखी हैं, इसको पढ़ने के अंदर कंफ्यूज मत होना। सिंपल यही 3 बातें लिखी हैं, आपको इसको ऐसे ही लिखना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है? तो सर क्या क्या लिखना है मुझे, कि ऑडिटर को क्या लिखना है, कि ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल जजमेंट में जो बेसिस उसने लिया था उसको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। उसके लिए जो भी उसने ऑडिट डॉक्यूमेंट, जो भी उसने ऑडिटर ने कंक्लूजन की होती है, उसके लिए उसने क्या रैशनल यूज किया, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन क्या फैक्टर यूज किया, उसके बेसिस पे। मतलब जब आपने ओपिनियन बनाया कि ये क्वालिफाइड होगा अनमॉडिफाइड होगा, तो आपने किस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया, क्या रैशनल था उसके पीछे, बता दो ना, बता दोगे। दूसरे नंबर पे, जो भी आपने कंक्लूजन रीच करी, आपने बोला जजमेंट मेरी ठीक है, ये assumptions ठीक है, उसका बेसिस क्या था ये भी बता दो। और लास्ट में क्या हुआ सर, क्लास में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी के लिए हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, उसका बेसिस भी आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। क्या तुम लोगों को मेरी ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। ये टॉपिक, ये टेढ़ा टॉपिक क्या तुम लोगों को क्लियर है? अरे सर क्लियर हो गया, कुछ था ही नहीं इसके अंदर तो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ सर, एक्सप्लेन करना पड़ता है ऑडिटर को अपने कंक्लूजन एंड रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, ऑडिटर को अपने बेसिस वगैरह को क्या करना पड़ता है, देखो अब तो अपने बेसिस को रिकॉर्ड इसलिए भी करना पड़ता है ताकि पता रहे कि जो आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाई उसके अंदर एक्चुअली में क्वालिटी थी या नहीं थी। तो मतलब रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट, आपकी क्वालिटी भी उससे क्या आती है, नजर आती है। सच मैटर
मैटर्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू दोज रिस्पॉन्सिबल। और इसके अंदर क्या होता है, क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पर्टिकुलरली इंटरेस्ट छुपा होता है, बिल्कुल छुपा होता है। आपकी प्रोफेशनल जजमेंट आपने कैसे ली है, नहीं ली, क्या हर किसी का इंटरेस्ट छुपा होगा? दो लोगों का छुपा होता है। कौन कौन से लोग हैं? वो रिव्यूअर। जब आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के करने पे वो क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू करने आएगा, तो आपकी जजमेंट के अंदर कितनी क्वालिटी है, वो किसको, वो उसके लिए कौन सा इंटरेस्टिंग पार्टी है? सर रिव्यूअर इंटरेस्टिंग पार्टी है। तो क्या ये उसके लिए जरूरी है? बिल्कुल उसके लिए जरूरी है। और दूसरा किसके लिए जरूरी है? आप अगले साल जब कोई ऑडिट करेगा तो वो आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे क्या करता है, जज करता है कि उस बंदे ने कितना अच्छे से ऑडिट किया होगा। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर सर पूछा जाएगा क्या कि क्या कोई पर्टिकुलर, क्या कोई कौन सी पार्टी होती है, या कोई इंटरेस्टेड पार्टी है पर्टिकुलर जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर इंटरेस्टेड रहती है? बिल्कुल, एक रिव्यूअर इंटरेस्टेड रहता है और एक कौन इंटरेस्टेड रहता है? सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये एमसीक्यू में आ सकता है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल सर। तो सर इस बात को हमें यहाँ पे खत्म करना है। ये वाला टॉपिक जो था, बस ये इतना सही टॉपिक था, ये आपको पढ़ना है। पहला, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स के, नॉट रिस्क के, कौन से मैटर्स के होते हैं ये बताना है। रैप और फैप की रिवीजन आ गई। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई मेरे प्रोसीजर लेने में, और जहां मेरा ओपिनियन क्या होता है, मॉडिफाई होता है, जहां पे मुझे कोई पैरा इंक्लूड करना पड़ता है। और उसके बाद रिव्यूअर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर बहुत वो होते हैं, क्यूरोसिटी होती है उनके अंदर मेरी जजमेंट को जज करने के लिए। और उसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो कौन कौन से आगे? ये 3 एग्जांपल्स आगे। क्या मेरी बात डन है? सर डन है। यहां तक खत्म होने के बाद और इसमें कुछ बचता ही नहीं है सर। क्या फिर आते हैं छोटे छोटे से टॉपिक। सर असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, ये तो हम पढ़ चुके, पहले क्या करते हैं खत्म। असेंबली तो ऑडिट फाइल, चलो कराई देता हूँ, आई है तो इस पे। सर असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल का मतलब क्या है? सर आपको क्या ऑडिट फाइल असेंबल करनी पड़ती है? बिल्कुल असेंबल करनी पड़ती है सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट फाइल, एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। सर एडमिट क्या होती है? एक ऑडिट फाइल आती है, उसके साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आता है, और असेंबलिंग द ऑडिट फाइल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या करता होगा? उसको असेंबल करता होगा, किसके बेसिस पे? टाइमली बेसिस पे। तो आपको क्या करनी पड़ती है? टाइमली कंप्लीशन करनी पड़ती है क्या अपनी ऑडिट फाइल को? ये कौन बोलता है? SQC 1 बोलता है कि भाई टाइमली कंप्लीट कर लेना असेंबली क्या ऑडिट फाइल को। क्या सर ये टाइमली कंप्लीट का मतलब क्या होता है? सर टाइमली कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपको कंप्लीट करनी है अपनी, क्या असेंबल करनी है, नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट के खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर लेनी होती है? ऑडिट कैसे हम पढ़ के आए थे 220 के अंदर, बिल्कुल पढ़ के आए थे, सेम ही है, कुछ नहीं थ्री है। इसके साथ में जो यहाँ पे पढ़ने वाली चीज किया है वो ये है, क्या द ऑडिटर रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है, क्या सर द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। बिल्कुल, अगर आपकी जो असेंबली हुई ऑडिट फाइल की जब डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के बाद, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चली जाती है। यस सर, दैट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू ऑडिट प्रोसीजर। तो सिंपल सी कहानी क्या कह रहा है? अरे भाई जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चली जाए, वो जब वो रिपोर्ट पूरी की पूरी आपने बना दी, सब हो गया है, उसके बाद में उसके अंदर कोई प्रोसीजर्स वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम रह गया उसके अंदर, कंक्लूजन वगैरह या कुछ नया करने मत निकल जाना। तो सिंपल बात बोल रहा है कि क्या कोई भी न्यू प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म नहीं होते, ना ही कोई कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ किए जाते हैं उसके बाद। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा, कुछ नया नहीं होगा। यस और नो? बिल्कुल सर। सर अब आता है क्या कि चेंजेस, क्या हमें अगर द फाइनल असेंबली प्रोसेस इफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव इन चेंजेस, तो चेंजेस में हाउ वी मेड तो क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं? एग्जांपल बता दो, एग्जांपल ऑफ सच चेंजेस। क्या सर हम ऊपर पढ़ के आए थे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? वहीं से पॉइंट बना रहा है। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपको फॉर्मेटिंग अच्छी करनी है तो कर लो। तरीका क्या होता है समझने का? अगर आपको किसी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बंदा कहते हैं सर मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूं चेंज करने का मतलब ये ना हो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कोई मेन मैटर छेड़ दे, नहीं। आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की अगर क्या ठीक करनी है, सर मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ना बेसिकली क्या ठीक करनी है? फॉर्मेटिंग अच्छी करनी है। फॉर्मेटिंग अच्छी करनी है, कर लो। मतलब अगर आपको कुछ भी सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को डिलीट करना है, कर दो। कुछ भी अगर आपको पता है ये सही से लिखा हुआ है, उसका कॉपी लिखा हुआ है, हटा दो। क्या हमने सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट के लिए मना करा था इंक्लूड करने को? करो। अगर मिलेगा तो हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, अलाउड है। फिर अगर आपको कुछ भी सॉर्ट वगैरह करना है, सर सॉर्टिंग वगैरह करनी है, क्रॉस रेफरेंसेस वगैरह डालने हैं, डाल लो। उसके बाद अगर आपने देखना है कि क्या साइनिंग ऑफ, सर मुझे साइन ऑफ चाहिए चेकलिस्ट के ऊपर की कंप्लीट होगी, क्या हम उसको ऐड कर लें? बिल्कुल कर लो, साइन ऑफ वगैरह डालने डाल दो। और लास्ट में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट का ऑडिट एविडेंस जो ऑलरेडी ऑब्टेन्ड है, उसके साथ में अगर आपने डिस्कस एंड एग्रीड विद द रेलेवेंट मेंबर्स, तो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है जो ऑडिट एविडेंस, अगर आप डॉक्यूमेंट कोई, अगर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस को क्या कर रहे हो? डॉक्यूमेंट कर लो जो ऑलरेडी ऑब्टेन हो रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्कस एंड एग्रीड होना चाहिए रेलेवेंट मेंबर्स के साथ बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी ऑडिट एविडेंस है, वो पहले से डिस्कस एंड क्या होना चाहिए? डिस्कस एंड एग्रीड होगा, वही वाला डॉक्यूमेंटेशन आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर है। मतलब सर सिंपल सी बात है, कुछ भी डिलीट करना है, कुछ भी सॉर्ट करना है। डिलीट मतलब क्या? डिलीट वही जो डुप्लीकेट है या इनकम्प्लीट है वो बोला। और सॉर्ट करना है, कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस करना है, कर सकते हो। साइनिंग ऑफ वगैरह देना है, दे सकते हो। और डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन, तो डॉक्यूमेंट ऑडिट एविडेंस वही करना है जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किया हो, जो डिस्कस किया हो और जो एग्रीड किया हो। सिंपल सी बात है, जो ऑब्टेन किया हो, डिस्कस किया हो और एग्रीड किया हो, ये तीन चीजें मिलेंगी किसी डॉक्यूमेंट, किसी ऑडिट एविडेंस के अंदर, तभी वो डॉक्यूमेंट होगा, वरना वो नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर है। सर इसको कितने टाइम तक आपके पास रखना पड़ता है ऑडिटर को? 7 years तक अपने पास रखना पड़ता है। आप इसको क्या नहीं कर सकते? डिस्कार्ड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बिफोर द रिटेंशन पीरियड एंड्स। क्या क्लियर है? सर क्लियर है। उसके बाद सर क्या रह गया?
उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसे मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस पे, विच इज सर कंप्लीशन मेमोरेंडम बोल लो या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी बोल लो। कंप्लीशन मेमोरेंडम भी बोल सकते हैं उसको, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी भी बोल सकते हैं। सर नाम से ही बता रहा है, ओनली सिग्निफिकेंट मैटर। समरी किसकी सर? समरी में क्या चाहिए होता है? तो भाई भाई वो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट मैटर्स बता दो, बस उसकी समरी बता दो, पता लग जाएगा मोटा मोटा क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, एंड उसको एड्रेस कैसे करना है। तो बेसिकली समरी के अंदर हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर की समरी देते हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो द ऑडिटर कंसीडर करता है हेल्पफुल होती है टू प्रिपेयर करने के लिए एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, समटाइम्स नोन एज कंप्लीशन मेमोरेंडम। जो भी क्या सर, सिग्निफिकेंट मैटर जो आइडेंटिफाई हुए हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये दोनों पार्ट किसके बनते हैं सर? समरी के बनते हैं। ये किसको बेनिफिट देते हैं सर? ये दोनों पार्ट रिव्यूअर के लिए भी बेनिफिट होते हैं और ऑडिटर के लिए भी। क्या सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए भी होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या रिव्यूअर को रिव्यू करते हुए ये पता होगा सिग्निफिकेंट मैटर कौन से हैं, क्या मुझे ज्यादा रिव्यू करना है? बिल्कुल पता होगा। कहाँ मुझे क्वालिटी अच्छे चेक करनी है? बिल्कुल पता होगा। और मेरे लिए भी पता होगा, मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मुझे ये बताए मैंने कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर ढूंढे, ये मेरे लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सर ये रिव्यूअर के लिए और ऑडिटर के लिए दो पॉइंट बनते हैं, बिल्कुल सर। अब ये कैसे होता है सर इन दोनों के लिए? अगर मैं रिव्यूअर की बात करूं तो उसे लगता है कि मैं, अगर मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, अगर मुझे समरी मिलेगी किसकी, सिग्निफिकेंट मैटर्स की, तो मेरे को हेल्प करेगी क्या, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू करने में मुझे हेल्प करेगी। ये बेनिफिट लिखे हुए, क्या लिखे हुए? बेनिफिट ऑफ रिव्यूअर, बेनिफिट ऑफ ऑडिटर, दो पॉइंट में। जो ब्लू वाला है वो बेनिफिट ऑफ रिव्यूअर है, मतलब एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू निकल के आ जाएगा। और इंस्पेक्शन करने में क्या करते हैं उसको, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की क्या करता है वो समरी हेल्प करती है, जहां पे भी कौन से केस में, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट में। जब लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट होता है तो उसे चाहिए होता है कि भाई मेरे को इतनी सारी बड़ी कंपनी है, मुझे कुछ चुनिंदा सिग्निफिकेंट मैटर की एक समरी दे दो। क्या समरी उसके लिए हेल्पफुल होगी? बिल्कुल। किस लिए हेल्पफुल होगी? उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट प्लान करने में अपना रिव्यू हेल्प करेगी। यस और नो? यस सर। और ऑडिट के लिए कैसे होगी? ऑडिटर के लिए ऐसे होगी कि उसको पता चलेगा कि आप उसने कुछ भी ऐसा कोई, जो यूजुअली क्या करना होता है, हमें लिखना होता है। क्या याद है ऑडिट रिपोर्ट में मैंने बताया था कि हम लिखते हैं कि मैंने पूरा का पूरा ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया, जहां जहां जो जो स्टैंडर्ड लगाना था मैंने लगाया। यस सर। तो अब मुझे इनसिग्निफिकेंट मैटर से क्या पता चलता है, मैं समरी से क्या पता चलता है कि जो जो सिग्निफिकेंट थे, क्या उनके लिए जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स थे मैंने लगाया है ना, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। ये उसे क्या करता है, ऑडिटर को यहां पता चलता है। मतलब क्या, help the auditor to consider if there is any individual relevant essay objective the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा essay का ऑब्जेक्टिव है जो कहीं ना किसी वे में रह तो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो मुझे बोलता है स्टैंडर्ड का, वो मेरा मिस हो जाए। मतलब मैंने सारे स्टैंडर्ड जहां कंप्लाई करने थे कर लिए है ना, ये मुझे क्या हेल्प करती है, समरी हेल्प करती है जानने के अंदर। क्या क्लियर है सर? क्लियर है। चलो बस इतना ही पॉइंट था। हाँ सर, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी ओनरशिप होती है सर? वो ओनरशिप सिर्फ ऑडिटर की होती है। अपने डिस्क्रिप्शन पे ऑडिटर चाहे तो कोई पोर्शन निकाल के, एक्सट्रैक्ट निकाल के क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन तभी करेगा जब वो अंडरमाइन नहीं करेगी उसका वैलिडिटी ऑफ वर्क। ऐसा ना हो कि तुम्हारे देने के बाद तुम्हारे ही काम के ऊपर सवाल उठने लग जाए। मतलब आपके काम की अंडरमाइनिंग नहीं होनी चाहिए। आपको वैसे देने क्लाइंट की वजह से, अगर आपको यूज के लिए दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली दे सकते हो, या फिर लॉ या रेगुलेशन बोलती है तब आप दे सकते हो। ये वाले पॉइंट यहाँ लिखे और ये वाला टॉपिक यहाँ पे हो जाता है हमारा खत्म। सर क्या डन है? बिल्कुल पूरा का पूरा डन है हमारा एसए 230, जिसको बोला गया चैप्टर नंबर 6। क्या सर बिल्कुल डन है? बिल्कुल। इसमें दो तीन क्वेश्चन की, दो तीन पॉइंट कौन से एमसीक्यू वाले याद रखने वाले हैं। क्या अच्छे से याद रखना है? ये वाला प्यारा वाला टॉपिक, ये सिग्निफिकेंट मैटर वाला, हाईली मतलब मुझे बहुत ज्यादा फील आ रही है कि आपको पेपर में तंग करने वाला है। एक ये वाला टॉपिक तंग करने दे सकता है। चेंजेस के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चेंज करते हो डॉक्यूमेंटेशन में, कब, ये वाला थोड़ा सा पढ़ने वाला है। उसके बाद सर ये रह गया क्या? हाँ ये रह गया सर, ये खत्म कर लेते हैं क्या? नहीं ये तो कर लिया सर हमने। क्या टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के टाइमली मैनर पे बनानी पड़ती है? बिल्कुल बनानी पड़ती है, ताकि आप क्या कर पाओ, क्वालिटी ऑफ द ऑडिट मेंटेन रहे और आप रिव्यू वगैरह के लिए हेल्प हो। सर ये तो कुछ नहीं है, बस ये पढ़ लेते हैं। सर ऑडिट फाइल क्या होती है सर? ऑडिट फाइल होती है वन और मोर स्टोरेज फोल्डर्स। और फाइल का मतलब होता है फाइल। सर फाइल मत समझाओ क्या होती है। एक वन और मोर फोल्डर भी हो सकता है या स्टोरेज मीडिया भी हो सकती है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जहां पे सारे के सारे रिकॉर्ड हम रखते हैं। और किसी भी स्पेसिफिक एंगेजमेंट का मतलब होता है हर पर्टिकुलर ऑडिट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। क्या ये क्लियर है सर? क्लियर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट की बात करें तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंक्लूड नहीं होता इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या इंक्लूड नहीं होता यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे अपने स्नैप लेने ले लो। रुक जाओ मैं आपको स्नैप करने का मौका देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो डन है? ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगले लेक्चर में मिलते हैं, सी यू। और प्लीज 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 कमेंट और लाइक करना मत भूलिए, मुझे पता रहे कि आप लोग देख रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा के जाइए। और आप मुझे विश्वास दिला के जाइए कि सर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आप डेफिनेटली उसके अंदर अपनी कोई भी एक लर्निंग जरूर शेयर करें, ताकि वो कोई क्वेश्चन जरूर शेयर करें, ताकि वो तुम्हारे लिए नहीं, जो भी कमेंट पड़े उसके लिए हेल्पफुल हो। और इवन मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर द हेल्प। चलो सी या बाय बाय, टेक केयर।